लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने क्यू पॉइंट देखा, ठीक है, बीजेटी एज एन एम्पलीफायर में। उसके बाद जो है सेम कंटेंट में हम लोगों ने बायसिंग देखी थी, डीसी बायस, ठीक है, बीजेटी को बायस। मुझे ये बताओ बीजेटी को बायस करने की जरूरत क्यों हुई? नीड सर एम्पलीफाइंग करने के लिए सिग्नल को। बाकी लोग? बायसिंग, डीसी बायस जो हमने किया हुआ है, डीसी जो सप्लाई दी हुई है, इसकी जरूरत क्यों थी? बीजेटी को ऑन कराने के लिए। एक तो बीजेटी ऑन होना चाहिए, ठीक है, सो दैट उसका यूज कर सकें हम। सेकंड मेन पॉइंट क्या था? सर क्यू पॉइंट। गुड, क्यू पॉइंट को फिक्स करने के लिए, टू फिक्स क्यू पॉइंट। और क्यू पॉइंट क्या कहलाता है? व्हाट इज क्यू पॉइंट? सर ये हमको आइडिया देता है कि किस पॉइंट पे जाके हमारी जो एम्पलीफाई हो चुकी है रीजन ऑफ ऑपरेशन को। सर जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है सर। अच्छा ठीक, ऑपरेटिंग पॉइंट। क्यू का फुल फॉर्म क्या है? कोशेंट। कोशेंट पॉइंट, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है क्यू पॉइंट बेसिकली ऑपरेटिंग पॉइंट है। क्यू पॉइंट से हमको क्या मिलता है? करंट, दैट इज कलेक्टर करंट, और कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज। तो क्योंकि क्यू पॉइंट है तो इसलिए सफिक्स क्यू के साथ हम यूज करते हैं, क्यू सफिक्स। तो बेसिकली क्यू पॉइंट गिव्स। डाउट है। हाँ बताओ सर वो मिलमैन हेल्थकेयर है, हाँ। उस पे जो कॉमन एमीटर और कॉमन बेस सब कुछ पीएनपी पे दिया गया है। हाँ हाँ, नहीं तो कोई सर दिक्कत जैसे नहीं है ना। अगर कोई ट्रांजिस्टर एग्जाम में आएगा तो देखो एग्जाम में स्पेसिफिकली भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने तुम लोगों को कॉन्फ़िगरेशन जो समझाया है एनपीएन के लिए समझाया है, तुम लोगों को अपने जब तुम पढ़ोगे खुद से तो पीएनपी के लिए वर्किंग बिल्कुल चेंज नहीं होती। कैसे? सप्लाई चेंज हो जाएगी, बायस पीएनपी को करोगे तो सप्लाई रिवर्स करना, एक ही रेफरेंस लिया जाता है वर्किंग समझने के लिए। तो तुम लोगों को घर पे जाके दोनों सर जो पहला डायग्राम बना था मिलमैन हेल्थकेयर में, वो सारी करंट मतलब आई आईबी आईसी को सबको अंदर के साइड ले रहा था बुक में। वो मेरे को सेंड करना, एक्चुअली कन्वेंशन जो है उसने लिया होगा, बाद में डायरेक्शन ऑफ करंट बताया होगा कि क्या है। सेंड करना मुझे, वो कन्वेंशन अंदर की हमको समझ में आ गई। ओके सर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे क्यू पॉइंट बेसिकली आइडिया देता है कि व्हाट इज कलेक्टर करंट एट दैट पॉइंट एंड कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज। ये क्यों जरूरत होती है, कोई बता सकता है? कलेक्टर करंट और कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज की अगर मैं बात करूं तो इन पॉइंट से बेसिकली डिसाइड क्या होता है। अगर ये अपवर्ड शिफ्ट होगा, अगर क्यू पॉइंट अपवर्ड शिफ्ट होगा तो क्या होने वाला है, और क्यू पॉइंट अगर डाउनवर्ड शिफ्ट होगा तो क्या होने वाला है? सर अपवर्ड शिफ्ट होगा तो भी क्लिपिंग होगी, और जब डाउनवर्ड शिफ्ट होगा तो भी क्लिपिंग। ठीक है, और दोनों क्लिपिंग जो है तुम लोगों ने समझी हुई थी कि अब अगर अपवर्ड शिफ्ट होगा तो जो क्लिपिंग होगी दैट विल बी सैचुरेशन क्लिपिंग, और डाउनवर्ड शिफ्ट होगा तो कट ऑफ क्लिपिंग, ठीक है। दोनों तरीकों में, मतलब दोनों पॉइंट पे अपवर्ड शिफ्ट में भी, ठीक है। तो बेसिकली क्यू पॉइंट की शिफ्टिंग होगी। तो क्यू पॉइंट हम डिसाइड कैसे करते हैं? सेंटर पॉइंट कि इस पॉइंट पे कलेक्टर करंट क्या है, आईसी क्यू, और कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज क्या है, वीसीई क्यू, ठीक है। इस सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर पॉइंट के करंट को क्यूसेंट पॉइंट करंट और क्यूसेंट पॉइंट वोल्टेज, ठीक है। ये सभी लोगों को क्लियर है कि ये करंट वोल्टेज से क्यू पॉइंट कहाँ पे होगा? बेसिकली एक कोऑर्डिनेट देता है, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। तो एक्स एक्सिस वीसी और वाई एक्सिस आईसी। अब अगर क्यू पॉइंट फिक्स नहीं है तो क्या दिक्कत होगी? हमने ये भी समझ लिया
क्यू पॉइंट फिक्स नहीं है, मतलब क्यू पॉइंट अगर शिफ्ट हो रहा है तो क्यू पॉइंट की शिफ्टिंग दो ही तरीके से हो सकती है, या तो वो अपवर्ड शिफ्ट होगा या वो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा इस डीसी लोड लाइन में। जैसे डीसी लोड लाइन, ठीक है, तो इस डीसी लोड लाइन में जो क्यू पॉइंट है या तो अपवर्ड शिफ्ट होगा या डाउनवर्ड। तो अपवर्ड में कौन सी क्लिपिंग हो रही थी? सैचुरेशन क्लिपिंग, और यहाँ कट ऑफ क्लिपिंग। तो क्यू पॉइंट के शिफ्टिंग से जो क्या कहते हैं डिसएडवांटेज है या जो लॉस है वो हम लोगों को पता है। तो वी वांट टू फिक्स दिस पॉइंट, क्यू पॉइंट को हमको फिक्स करना है। तो समझो बीजेटी बायसिंग की अगर मैं बात करता हूँ डीसी बायसिंग की, तो डीसी बायसिंग की नीड क्या है? नीड टू टर्न ऑन बीजेटी, पहली नीड कि सबसे पहले बीजेटी को टर्न ऑन करना है। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट नीड, एम्प्लीफिकेशन के लिए इंश्योर करना है क्यू पॉइंट फिक्स हो जाए। तो देखो बायस अगर मैं बोलता हूँ सप्लाई देना, तो इट मींस आपने बीजेटी को करंट वोल्टेज के फॉर्म में ऑन कर लिया है। अब क्यू पॉइंट को फिक्स करना, ठीक है, ये सेकेंड पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है। इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स हैं, मतलब डीसी बायस किस किस तरीके से आप दे सकते हो और किस लेवल पे ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्किंग होगी, या आपका क्यू पॉइंट जो है आपका बेसिकली फिक्स होगा, किस मेथड में क्यू पॉइंट की फिक्सिंग इंश्योर कर सकते हैं, ये हम लोगों को देखना है। तो हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स है। तो अब ये बताओ कि ये अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट जो है क्यू पॉइंट का किन रीजन से हो सकता है? बस यहां से देखिए बताओ, मतलब रीजन नहीं, बेसिकली इस पॉइंट से देखिए बताओ मुझे कि क्यू पॉइंट कब शिफ्ट होगा। क्यू पॉइंट फंक्शन ऑफ क्या है? क्यू पॉइंट फंक्शन ऑफ कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज। तो अगर ये दोनों चेंज होते हैं तो क्यू पॉइंट चेंज होगा क्या? यस सर। या इन दोनों में से कोई भी एक चेंज होता है तो होगा क्या? हाँ, कोई भी एक चेंज कर जाए, ठीक है, उसको हम बढ़ना घटना नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे चेंज। ठीक है, कोई भी एक अगर चेंज होता है तो क्यू पॉइंट विल चेंज, ठीक है, या तो वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड। तो दोनों में हमारे पास जो है डिसएडवांटेज है कि अपवर्ड भी नहीं होना चाहिए ज्यादा और डाउनवर्ड भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो VCQ अगर पहले हो जाए, कम हो जाए तो अपवर्ड चेंज होगा ना? क्या कम हो जाए? VCQ सर अगर वो कम हो जाए तो उससे अपवर्ड चेंज होगा ना? हाँ, क्यू पॉइंट देखो यहाँ से देख सकते हैं ना, VCE अगर कम होगा तो ये अपवर्ड शिफ्ट होगा, VCE बढ़ेगा तो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, IC बढ़ेगा तो अपवर्ड शिफ्ट, IC डिक्रीज होगा तो डाउनवर्ड शिफ्ट। ऑपोजिट चलेंगे XY एक्सिस में, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो अफेक्टिंग पैरामीटर है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, दिस ICQ, ये बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना, ठीक है। तो ICQ मतलब ICQ की बात करते हैं, IC कलेक्टर करंट, ये चेंज होता है, ये बहुत ज्यादा चेंज होता है। इसके चेंज जो है किन किन रीजन से हो सकते हैं वो हम देखते हैं। IC चेंज, ठीक है। तो कलेक्टर करंट चेंज किन रीजन से हो सकता है? तुम लोग बताओ पॉसिबिलिटीज, तुम लोगों ने जो अभी तक एनालिसिस किया होगा, ये जो मैंने बीजेटी पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग जो तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर हो सकते हैं जो IC को चेंज करेंगे? तो पहला VCE को इंक्रीज करेंगे तब, और देखो जो इंक्रीज करोगे वो आपके कंट्रोल में है, दो चीजें होती हैं, ठीक है, एक कंट्रोल्ड पैरामीटर और एक अनकंट्रोल्ड पैरामीटर। तो हम किन चीजों की स्टडी करते हैं? अनकंट्रोल्ड की, क्योंकि कंट्रोल तो हमारे हाथ में है। हम उन फैक्टर को जो स्टडी करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो रैंडम है, इंडिटर्मिनिस्टिक है। किसी भी सिस्टम की एक जनरल बात कर रहा हूं मैं कि अगर आप किसी भी सिस्टम की बात करोगे तो वहां उन पैरामीटर को ज्यादा ध्यान से देखा जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है, उनकी स्टडी की जाती है जो कंट्रोल्ड नहीं है। कोई भी सिस्टम डिजाइन करते हो उसमें हम देखते हैं, जैसे तुमने सिंपल एक ऐसा देखो कि टेलीविजन या कोई भी इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके स्पेसिफिकेशन में दिया होता है क्या? ऑपरेटिंग कंडीशंस, कि कहाँ कहाँ ऑपरेट हो सकता है, किस टेम्परेचर में, किस ह्यूमिडिटी में, ठीक है, कितने वोल्टेज में, कितने करंट में, पीक, मिनिमम, मैक्सिमम, सब कुछ दिया होगा। तो मतलब इस एनवायरनमेंट में अगर आप रखोगे तो वहां वो टेस्टेड है, वहां वो अच्छे से परफॉर्म करेगा, उसके बियॉन्ड वो फेल हो सकता है। तो जो इनडिटर्मिनिस्टिक चीजें मैं यहाँ उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो अचानक से चेंज हो सकती हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे सबसे पहले टेम्परेचर, तुम सब लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, क्यों? यहाँ से देखते हैं, थोड़ा सा
कलेक्टर करंट की इक्वेशन देखो तो ध्यान आ जाएगा। आईसी की वैल्यू क्या हमने पढ़ी हुई थी, ध्यान है इक्वेशन कॉमन बेस के लिए? यस सर। IC is equal to alpha I अल्फा आई अल्फा आई प्लस प्लस ICO। ICBO, ठीक है। और कॉमन एमिटर, क्योंकि हम ICBO। कॉमन एमिटर की बात कर रहे हैं तो कॉमन एमिटर में इसी इक्वेशन को मैंने क्या लिखा था, बीटा टाइम्स IB प्लस यस सर। 1 प्लस बीटा टाइम्स 1 plus beta times ICB ICA। naught। तो ये लीकेज करंट है, ये लीकेज करंट है ना, ठीक है। तो Yes, ये sir। लीकेज करंट टी डिपेंडेंट है, ठीक है, टी डिपेंडेंट, हाईली डिपेंडेंट। हाईली टेम्परेचर डिपेंडेंट, इसको हाईली लिख लो, हाईली टेम्परेचर डिपेंडेंट। और दूसरा फैक्टर है बीटा, ठीक है, बीटा डिपेंडेंट। क्या कलेक्टर करंट एक टेम्परेचर डिपेंडेंट है और दूसरा बीटा डिपेंडेंट, ठीक है। तो दो इक्वेशन से मैंने तुम लोगों को बता दिया। तो दो अफेक्टिंग पैरामीटर तो तुम्हारे ये हो गए, पहला टेम्परेचर, दूसरा बीटा। एक और पैरामीटर है, ठीक है, एक और पैरामीटर क्या है, बेस में जो तुम्हारा, तुमने जो इनपुट को फॉरवर्ड बायस किया, बेसिकली कलेक्टर करंट फॉर्म कहां से होता है, किन कैरियर से? सर इनपुट कैरियर्स, इनपुट एमिटर कैरियर्स, इनपुट एमीटर से, इंडक्शन। ठीक है, हाँ एमीटर से। तो एमीटर से जो कैरियर आ रहे हैं, और एमीटर को बायस हमने किया है VBE से। तो अगर VBE बढ़ेगा या कम होगा तो भी कलेक्टर करंट का अमाउंट चेंज होगा। यस सर। ठीक है, तो तीसरा पैरामीटर है VBE, ठीक है, थर्ड पैरामीटर इज VBE, बेस टू एमीटर वोल्टेज। इनपुट में बेस टू एमीटर जो वोल्टेज है इसकी भी डिपेंडेंसी होती है। सर बट VBE तो कंट्रोल होगा ना? हाँ बता रहा हूँ कैसे कंट्रोल नहीं होगा, थोड़ा सा इसको देख लो, ठीक है। दो थर्ड पॉइंट मैं तुमको बताऊंगा कि क्यों यह कंट्रोल नहीं है। टेम्परेचर की अगर मैं बात करता हूँ तो टेम्परेचर में बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, टेम्परेचर से ICO, ठीक है, या ICBO या ICU किसी होती है, इसलिए इन जनरल इसको ICO बस लिखे रहना तो, ठीक है। लीकेज करंट, लीकेज हाईली टेम्परेचर डिपेंडेंट है, लीकेज चेंज होगा तो लीकेज के साथ कितना फैक्टर मल्टीप्लाई है, 1 प्लस बीटा। और बीटा की जनरल रेंज क्या होती है, 100 के आसपास, हाई होती है वैल्यू, 50 से 100 के बीच में होती है, ठीक है, 99 के आसपास होता है जनरली। तो तुम्हारा जो बीटा है वो हाई होता है बीजेटी के लिए, तो ये 1 प्लस बीटा क्लियर है, बीटा इज करंट गेन। यस सर। वॉइस क्लियर है Yes, ना sir। मेरी? Yes, यस sir। सर। हाँ, तो बीटा करंट गेन है, और बीटा बेसिकली जो है बीजेटी का इनहेरेंट पैरामीटर है। मतलब एक बीजेटी फॉर्म करोगे तो बीटा फिक्स हो जाएगा, लेकिन एक जैसे दो बीजेटी सेम मेथड से अगर तुमने निकाले हैं, एक ही डाई से अलग अलग बीजेटी निकले हुए हैं, बट सबके बीटा डिफरेंट होंगे, कभी भी बीटा सेम नहीं होता, उनमें माइनर डिफरेंस होगा बट होगा। तो क्योंकि बीटा चेंज Yes, होगा तो ये वाला फैक्टर चेंज हो जाएगा, और यस इसलिए sir। कलेक्टर करंट चेंज होगी। तो क्या है, Yes, अगर sir। किसी डिवाइस में आपने एक बीजेटी लगा के रखा हुआ सपोज, ठीक है, उसको ऑपरेट करा रहे हो, उसको आपने यूज किया एज एन एम्पलीफायर, और इन केस आपको बीजेटी रिप्लेस करने की जरूरत हुई किसी कारण से, तो अब जब आप बीजेटी ट्रांजिस्टर रिप्लेस करोगे तो जो नया ट्रांजिस्टर होगा उसका बीटा डिफरेंट होगा, और जैसे ही बीटा डिफरेंट होगा तो कलेक्टर करंट सेम ऑपरेटिंग कंडीशन में, मतलब आपने इनपुट में कोई भी चेंज नहीं किया, आपने सेम इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है, सेम कलेक्टर टू बेस वोल्टेज दिया हुआ है, कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है। इनपुट में बेस टू एमीटर जो है वो भी सेम है, वहां कलेक्टर एमीटर भी सेम है, बट जैसे ही आपने बीजेटी रिप्लेस किया, नया बीजेटी वहां पे इंसर्ट किया, तो वो बीटा चेंज होने के कारण कभी भी बीटा सेम नहीं होंगे, दो सेम बीटा वाले ट्रांजिस्टर पॉसिबल नहीं, मतलब हाईली जो है इम्पॉसिबल कंडीशन है ये कि, हाँ, कि बीटा जो है सेम हो जाए। तो बीटा सेम नहीं होंगे, इसलिए कलेक्टर करंट सेम ऑपरेटिंग कंडीशन में जो है आपका आईसी चेंज होगा, और जैसे ही आईसी चेंज होगा क्यू पॉइंट शिफ्ट, तो क्यू पॉइंट शिफ्टिंग होगी, मतलब फिर से ट्रांजिस्टर सेम जहां पे एम्पलीफायर से बिहेव करा तो हो सकता है वहां पे एम्पलीफिकेशन डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाए, तो बीटा डिपेंडेंसी। तो बीटा लेकिन उतना अफेक्टिंग पैरामीटर नहीं है, समझो ये बहुत ज्यादा अफेक्टिंग है। क्यों? क्योंकि ये हर एक एनवायरनमेंट में टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो आईसी नॉट चेंज होगा, और आईसी नॉट हाईली टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि वो रिवर्स करंट है या लीकेज करंट है, और 1 प्लस बीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है सेम फैक्टर, तो आईसी विल डेफिनेटली चेंज। बट बीटा कब चेंज होगा? जब आप बीजेटी रिप्लेस करेंगे। क्लियर है?
Yes, sir. तीसरा VBE जो तुम्हारा क्वेश्चन Yes, sir. सर VBE से कैसे चेंज होगा? VBE क्या होता है? देखो बेटा, तुम लोगों को जैसे मैंने बताया था कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो, जब टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से लीकेज करंट में कैसे अफेक्ट करता है टेम्परेचर? Sir, हर 10 डिग्री सेल्सियस राइज डिग्री सेल्सियस में डबल राइस में ये डबल हो जाता था। ऐसे ही जब टेम्परेचर बढ़ाते हो, ठीक है, तो हम एक जो है वोल्टेज की बात करें, तो जो वोल्टेज होता है जंक्शन के अक्रॉस, जैसे पीएन जंक्शन में, ठीक है, ये पॉइंट मैंने वहां नहीं बताया था, यहाँ देख लो कि जैसे पीएन जंक्शन तुम्हारा सपोज ये है, ठीक है, इस पीएन जंक्शन का जो वोल्टेज है, हर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने पे जो जंक्शन वोल्टेज है वो 2.5 मिली वोल्ट, माइनस साइन है मतलब बढ़ेगा या घटेगा? डिक्रीज होगा सर। डिक्रीज होगा, ठीक है। डिक्रीज तो होगा। हर, इसको कैपिटल टी, हर 1 डिग्री सेल्सियस राइज, टेम्परेचर के राइज होने पे जो जंक्शन वोल्टेज है वो 2.5 मिली वोल्ट से डिक्रीज कर जाता है। क्लियर है? तो VBE अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो VBE 2.5 मिली वोल्ट डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो Yes, टेम्परेचर sir. चेंज होने से VBE चेंज होगा, और VBE चेंज होने से क्या चेंज होगा? IE, यहां से IE चेंज होगा, सो IB एंड IC will also change। क्लियर है सभी को ये? यस सर। तो 3 Yes, sir. पैरामीटर की जो मैंने बात की है, पहला टेम्परेचर, दूसरा बीटा, तीसरा VBE, ठीक है, इनको हम बोलते हैं, इन फैक्टर्स को हमको ध्यान देना है कि जब हम बाइसिंग टेक्निक यूज करते हैं, जो भी सर बाइसिंग ये आप टेक्निक, फॉरवर्ड बाइसिंग में बता रहे हैं ना, ये BJT dV/dt वाला? BJT किस रीजन में अभी तक मैंने स्टडी किया है ये बताओ? नहीं अभी सर ये dV/dt इक्वल टू हाँ बेटा, -2.5 मिली वोल्ट। इसी के लिए मैं पूछ रहा हूँ मैं तुमसे कि BJT अगर एम्पलीफायर में बिहेव एज एन एम्पलीफायर बिहेव कर रहा है, तो BJT का इनपुट जंक्शन क्या होगा? उस समय स्टेट, JE की स्टेट क्या होगी? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड होगी ना? तो बिल्कुल फॉरवर्ड Yes, वोल्टेज पे ही बात कर रहा हूँ मैं। ये dV/dt जो है ये 2.5, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉरवर्ड के लिए एप्लीकेबल है, ये तो रिवर्स में भी एप्लीकेबल होगा, बट हमारे इसमें जो कंसर्न है वो फॉरवर्ड वाले केस में होगा। क्लियर है? यस सर एक बार VBE वाला केस फिर से समझा दीजिए। हाँ, जैसे ये वोल्टेज V लगा के रखा हुआ तुमने, ठीक है, अगर आप इस जंक्शन के अक्रॉस टेम्परेचर बढ़ाओगे, 1 डिग्री सेल्सियस पीएन जंक्शन का टेम्परेचर अगर राइज हो गया, तो जो ये वोल्टेज है ये फॉल कर जाएगा कितने वोल्ट से? -2.5 मिली वोल्ट। माइनस क्यों लगाया? मतलब साइन के लिए, ये साइन इसलिए लगाया ताकि रिप्रेजेंट कर सकें कि वोल्टेज डाउन हो रहा है, ठीक है। चाहो तो इसको साइन मत लगाओ, ऐसे बोलो कि एट एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन द टेम्परेचर अक्रॉस पीएन जंक्शन वोल्टेज विल डिक्रीज बाय 2.5 मिली वोल्ट। मतलब हर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने से टेम्परेचर जंक्शन के अक्रॉस जो जंक्शन वोल्टेज है 2.5 मिली वोल्ट कम हो जाता है। तो क्योंकि ये वोल्टेज कम हुआ है, तो फॉरवर्ड जो पहले स्टेट थी, जितनी फॉरवर्ड बायस जितना था, अभी उसके रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड बायस कम होगा कि नहीं जंक्शन का? अगर मैंने सपोज यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस राइज कर दिया टेम्परेचर, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 25 मिली वोल्ट डिक्रीज कर जाएगा ये वोल्टेज। तो ये वोल्टेज जब डिक्रीज होगा तो बेस ऑब्वियस है कि इस जंक्शन के अक्रॉस फॉरवर्ड बायस पिछले वाले केस से कम हो चुका है, तो डिफ्यूजन की रेट कम हो जाएगी। डिफ्यूजन कम होगा तो करंट, फॉरवर्ड करंट कम हो जाएगी। तो यहाँ पे सेम सिनारियो, जब VBE डिक्रीज होगा तो क्योंकि जंक्शन का फॉरवर्ड स्टेट थोड़ा सा कम हो गया है, तो एमीटर करंट डिक्रीज होगी, और एमीटर करंट से ये दोनों करंट भी डिक्रीज करेंगे, क्योंकि ये इसी के पार्ट है। हाँ, ये डिराइव्ड वैल्यू है, ये स्टडीड जो है रिजल्ट है ये 2.5, और जो 10 डिग्री सेल्सियस में करंट डबल हो जाती है। ये कंक्लूजन है, रिजल्ट है जो देखा, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, ठीक है। तो ये 2.5 मिली वोल्ट जो है सर, क्या मतलब फॉरवर्ड बायस कम हो रहा है कि बैरियर पोटेंशियल कम हो रहा है सर? क्या कम हो रहा है? वोल्टेज अक्रॉस पीएन जंक्शन जो भी आपने अप्लाई किया है, रिवर्स वोल्टेज हो या फॉरवर्ड वोल्टेज है, वो 2.5 मिली वोल्ट कम हो जाएगा। ओके सर, ठीक है। Yes, तो ये जो है टेम्परेचर डिपेंडेंसी मैंने बता दी। तो ये 3 फैक्टर हैं जो कलेक्टर करंट को चेंज कर सकते हैं।
तो ये Yes, sir. तीनों, अब हम क्या देखने वाले हैं, अब समझो, मतलब पूरा Sir. टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। हाँ सर जो आपने एक पैरामीटर बताया बीटा इज ओनली चेंज व्हेन, सर कौन से ट्रांजिस्टर इज पैरामीटर रिप्लेस्ड। चेंज करेंगे? हाँ, जब ट्रांजिस्टर रिप्लेस होगा, यस सर, है ना? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो समझो, अब मैंने तुमको बायसिंग की नीड बता दी। नीड ऑफ बायसिंग क्या है? टू टर्न ऑन बीजेटी एंड टू फिक्स क्यू पॉइंट को फिक्स करने के लिए। तो क्यू पॉइंट को फिक्स करने के लिए बीजेटी बायसिंग और टर्न ऑन करने के लिए बीजेटी बायसिंग की जरूरत होती है। पर क्या ऐसा जरूरी है कि जो बायस आप यूज कर रहे हो वहां पे क्यू पॉइंट फिक्स हो जाए? ऐसा जरूरी है क्या? No, ऐसा जरूरी sir. नहीं है। तो इन फैक्टर को स्टडी करने के लिए क्यू पॉइंट फिक्स है, तो क्यू पॉइंट के अफेक्टिंग फैक्टर्स मैंने तुमको बता दिए कि हाउ क्यू पॉइंट कैन बी अफेक्टेड, क्यू पॉइंट कैसे चेंज किया जा सकता है। तो क्यू पॉइंट कैन बी चेंज ओनली बाय चेंजिंग कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज। तो जो डिपेंडेंसी है, कलेक्टर करंट इज हाईली सेंसिटिव, या कलेक्टर करंट डिपेंड करता है सर्टेन पैरामीटर पे। वो पैरामीटर है, पहला है टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर से कलेक्टर का जो लीकेज करंट है, ठीक है, जो जंक्शन का जो लीकेज करंट है वो चेंज होता है। एक मिनट रुकना है ना, कलेक्टर का जो लीकेज जंक्शन का जो लीकेज करंट है वो चेंज होगा, सो आईसी विल चेंज। सेकंड, बीटा, इनहेरेंट पैरामीटर, बीटा चेंज करने से आईसी चेंज होगा। थर्ड, वीबी, ठीक है। तो दीज फैक्टर्स आर अफेक्टिंग फैक्टर्स, तो इनको हम स्टेबिलिटी फैक्टर, ये स्टेबिलिटी फैक्टर है, ठीक है। स्टेबिलिटी फैक्टर मतलब क्या है? स्टेबिलिटी फैक्टर वो है जो आपको बताता है कि आपका ट्रांजिस्टर कितना स्टेबल है, उसका क्यू पॉइंट कितना स्टेबल है, ठीक है। क्लियर है सभी को ये? यस सर। ट्रांजिस्टर का क्यू पॉइंट कितना स्टेबल है, तो ट्रांजिस्टर का क्यू पॉइंट कैसे स्टेबल होता है? स्टेबिलिटी फैक्टर जो है बेसिकली क्यू पॉइंट की फिक्सिंग बताता है, ठीक है। और क्यू पॉइंट की फिक्सिंग किस पे डिपेंड करती है? कलेक्टर करंट और कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज में। तो इसमें ये वाला पैरामीटर तो ज्यादा चेंज नहीं होता है, ये ही है जो कंट्रोल करना जरूरी है, कलेक्टर करंट। तो हम कलेक्टर करंट के रिस्पेक्ट में बताते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर। तीन फैक्टर होते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी फैक्टर एस प्राइम, एस डबल प्राइम, ठीक है। तो हम तीनों फैक्टर में क्या देखते हैं? तीनों फैक्टर में हम देखते हैं कि आपका कलेक्टर करंट कितना चेंज हो रहा है। स्टेबिलिटी फैक्टर यही बताएगा ना कि कलेक्टर करंट कितना कम चेंज हो रहा है, कितना कम होना चाहिए। स्टेबिलिटी फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो जो भी कलेक्टर करंट है उसका चेंजेस मिनिमम होना चाहिए। तो पहला, कलेक्टर करंट को जो अफेक्टिंग पैरामीटर है दैट इज टेम्परेचर, और टेम्परेचर या इनडायरेक्टली, ठीक है, कलेक्टर का लीकेज करंट। तो इसको हम बोलते हैं चेंज इन कलेक्टर करंट विथ रिस्पेक्ट टू लीकेज करंट, ठीक है। सभी लोगों को क्लियर है? ये बताता है कलेक्टर करंट का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू लीकेज करंट। तो हम इनडायरेक्टली टेम्परेचर ही समझ रहे हैं यहाँ। क्लियर है सबको? ठीक है। सेकेंड, एस प्राइम, पहला पैरामीटर ये है एस, दूसरा एस प्राइम, ठीक है। एस प्राइम बताता है, लेकिन कब? ये कंस्ट्रेंट होगा यहाँ, क्योंकि तीनों डिपेंडेंट हैं। मतलब कलेक्टर करंट में तीन वेरिएबल हैं जो कलेक्टर करंट को चेंज कर सकते हैं, लीकेज करंट, बीटा और वीबी। तो जब आप इसकी स्टडी करोगे तो बाकी दोनों को क्या कंसीडर करना होगा उस समय? कांस्टेंट, ठीक है। तो एट कांस्टेंट बीटा एंड वीबी। दूसरा क्या हो जाएगा? चेंज इन कलेक्टर करंट विथ रिस्पेक्ट टू वीबी, ठीक है। एस प्राइम जो है वीबी के रिस्पेक्ट में होता है, तो इसका सीक्वेंस या तो चेंज कर लेना, बीटा पहले नहीं, वीबी पहले कर लो, ठीक है। तो इसकी बात होगी फिक्स। इस समय क्या होगा? कांस्टेंट, एट कांस्टेंट आईसी नॉट एंड बीटा। तीसरा हो जाएगा डी आई सी डिवाइड बाय डी बीटा एट कांस्टेंट आईसी नॉट एंड वीबी। सभी लोगों को क्लियर है कि तीन बेसिकली स्टेबिलिटी फैक्टर होते हैं, एस, एस प्राइम, एस डबल प्राइम। तो अच्छी बात यह है कि हमको पढ़ना पहला वाला बस है सिलेबस में, जो कि पूछा जाता है। बट मैंने तुमको बता दिया कि स्टेबिलिटी फैक्टर के, डाउट है हाँ सर, ये जो बीटा आपने लिखा है एस डबल प्राइम, तो सर हम तो रिप्लेस ट्रांजिस्टर नहीं करेंगे ना ड्यूरिंग वर्किंग, तो इसीलिए देखो, जो जनरली स्टडी किया जाता है उन फैक्टर को किया जाता है जो हाईली डिपेंडेंसी है जिसकी, क्योंकि सिलेबस में
या पढ़ने ना पढ़ने का कारण ये भी है कलेक्टर करंट का वो बहुत कम है या वो लीस्ट सिनारियो है, लीस्ट पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि ये होगा, कम है। तो जिसके चांसेस ज्यादा हैं उसकी स्टडी हो रही है। सेकंड और थर्ड वाला रिपीट कर दीजिए सर, एक बार रिपीट कर दीजिए, वॉइस कट रही है। किसको? स्टेबिलिटी फैक्टर। यस सर, वॉइस कट रही स्टेबिलिटी थी। फैक्टर बताता है कि ट्रांजिस्टर कितना स्टेबल है। स्टेबल कैसे होगा? जब क्यू पॉइंट आपका फिक्स है। क्यू पॉइंट फिक्स कब होगा? जब कलेक्टर करंट और कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज फिक्स है। आवाज आ रही है आप लोगों को? सर आवाज आ रही है, स्क्रीन नहीं। Yes, sir. बीच में नेटवर्क चला गया था क्या? यस सर। हाँ, एक मिनट, अगर ऐसा कुछ, क्योंकि यहाँ इंटरनेट बहुत फ्लक्चुएट होता है तो बता देना मुझे ना। अभी दिखाई दे रही है ना स्क्रीन? यस सर, अब दिखाई दे रही है। हाँ, Yes, sir. देखो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि 3 फैक्टर हैं बेसिकली जो कलेक्टर करंट को चेंज करते हैं। दीज फैक्टर्स आर कलेक्टर सॉरी लीकेज का। सर वॉइस फिर नहीं आ रही है इसका मतलब चेंज इन कलेक्टर करंट विथ रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स है। dy by dx क्या होता है? dy by dx। अभी भी वॉइस स्टेबल नहीं है। नो सर। सर वॉइस क्लियर नहीं है। एक मिनट देखते हैं, थोड़ा इंटरनेट स्टेबल हो जाए। इंटरनेट कनेक्टिविटी है बट स्पीड आई थिंक चेंज हो रही है। रुकना जरा, एक मिनट है ना। ठीक है, अभी अगर फ्लक्चुएट होगा तो मुझे बताना है ना। अभी आ रही है ना आवाज? यस Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो मैं ये तुम लोगों को बता रहा हूँ कि अगर हम जैसे dy by dx लिखते हैं तो इसकी मीनिंग क्या होती है? इसका मतलब क्या है? dy by dx Change in y with respect to हाँ, गुड। x. चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। सभी को क्लियर है? dy by dx या d by dx, जो भी d by d जो भी लिखते हो आप, ठीक है। तो ये जो आपका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, ठीक है। चेंज इन न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर, तो dic by dic नॉट मतलब चेंज इन कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू लीकेज करंट, चेंज इन कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू बेस टू एमीटर वोल्टेज, चेंज इन कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू बीटा। तो ये तीनों चीज चेंज बताते हैं कलेक्टर करंट में विद रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर। तो इनडायरेक्टली हम स्टेबिलिटी की ही तो बात कर रहे हैं कि अगर चेंज इन कलेक्टर करंट है, कलेक्टर करंट का चेंज मिनिमम होना चाहिए। तो एस प्राइम एस डबल प्राइम इनकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए या मिनिमम होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। क्लियर? सब लोगों को क्लियर है? अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हो तो इनकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। सभी को क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। ये पैरामीटर की स्टडी करना है हम लोगों को। तो पहला पैरामीटर सिर्फ हम अपने सिलेबस में ये पढ़ेंगे, ठीक है। और ये किन के लिए पढ़ना है? ये सारे पैरामीटर किस लिए पढ़ने हैं, कहाँ पर पढ़ने हैं, कोई बता सकता है मुझे? बताओ जरा, ये सारे पैरामीटर में किसके लिए पढ़ने वाला हूँ? बीजेटी के कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। बीजेटी के कॉन्फ़िगरेशन के लिए। कॉन्फ़िगरेशन जो मतलब कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, इनके लिए? हाँ। नहीं, कॉन्फ़िगरेशन नहीं। कॉन्फ़िगरेशन के बाद अभी स्टार्ट क्या किया हमने? Sir, BJT as an amplifier. बीजेटी एज एम्पलीफायर में हमने बीजेटी को क्या किया था? The forward active mode. ये बताओ पहले, थोड़ा सा क्या कहते हैं, लिंक करके ध्यान रखोगे तो जल्दी समझ में आएगा। ये कलेक्टर करंट में चेंज हो रहा है
कलेक्टर करंट फॉर्म कैसे हुई? बीजेटी को जब तुमने ऑन किया है ना, बीजेटी को जब टर्न ऑन किया, तो बीजेटी को टर्न ऑन करने के लिए क्या किया हमने? डीसी सप्लाई डीसी लगाई। सप्लाई किया। हाँ, उस डीसी सप्लाई को बोलते क्या है? बीजेटी को क्या किया हमने? ऑन किया, पावर। अरे पावर ऑन करने के लिए बायस किया है। किया। तो Bias. किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अगर आप वोल्टेज देते हो तो उसको बोलते हैं बायस करते हैं। पीएन को भी बोला ना, बायस, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ठीक है। तो बीजेटी को भी बायस किया है। बायस करना मतलब अपने अकॉर्डिंग काम कराने की कोशिश करना, बायस जो जनरल मीनिंग होती है, ठीक है। तो बीजेटी को बायस किया है। तो ये बायसिंग जो हमने की हुई है ना, अभी मैंने तुमको टेक्निक्स नहीं बताई। बायसिंग की बहुत सारी टेक्निक है, कैसे कैसे बायस कर सकते हैं। क्यों है? क्योंकि हर बायसिंग टेक्निक में जरूरी नहीं है कि कलेक्टर करंट फिक्स हो जाए। भले आपने सोचा कि कलेक्टर करंट फिक्स होगा, बट हो सकता है कि कलेक्टर करंट हाईली जो है डिपेंडेंट हो जाए कुछ फैक्टर्स में। तो हम हर एक टेक्निक के लिए एस की वैल्यू देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है आगे बढ़ते हैं ताकि ये पॉइंट क्लियर हो। बायसिंग टेक्निक्स, ठीक है। बीजेटी की बायसिंग टेक्निक्स की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस में थोड़ा सा गड़बड़ दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से सुनना कि क्या क्या टेक्निक है। पहली टेक्निक का नाम है फिक्स्ड बायस, ठीक है। दूसरी टेक्निक जो होती है दैट इज एमीटर बायस। बहुत आसान मेथड से ये सारे के सारे, और सब में पढ़ना एक ही चीज है। ध्यान रखोगे, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। मैं लिंक करके पढ़ा रहा हूँ। फिक्स्ड बायस, एमीटर बायस, तीसरा होता है कलेक्टर बायस, कलेक्टर टू बेस, ठीक है, बायस। और चौथा है सेल्फ बायस, या इसको वोल्टेज डिवाइडर बायस भी बोलते हैं। तो सिलेबस में अगर देखोगे तो सेल्फ बायस और वोल्टेज डिवाइडर शायद अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है, एक बार चेक कर लेना। तो ये अलग अलग नहीं है, सेम टेक्निक है। बीजेटी के लिए अलग अलग नहीं होती। इसके अलावा एक और बायस होता है, इसी का एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म, कलेक्टर टू बेस बायस विद एमीटर फीडबैक, ठीक है, एमीटर फीडबैक के साथ। तो ये इतना ये भी वैसे नहीं दिया हुआ सिलेबस में, ये नहीं दिया हुआ, इसके लिए जरूरी है तो ये समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये 4 बायसिंग टेक्निक देखनी। तो अब तुम समझो, मैंने जो तुम लोगों को बीजेटी समझाया है, इससे पहले हमने ये जो बीजेटी एज एन एम्पलीफायर लिया हुआ था, इसमें मैंने जो कनेक्शन किया वो किस तरीके से किया हुआ था। यहाँ पे लगा दिया एक वीसीसी, ठीक है, और यहाँ लगा दिया था हमने आरबी, ये आरसी था, और यहाँ लगा दिया था वीबीबी। ऐसे ही बताया था ना, मतलब ये ऐसे वीबीबी वीसीसी। यस सर। तो ये अलग अलग टेक्निक्स हैं, ठीक है, कैसे आप सप्लाई कनेक्ट कर रहे हो। तो मैं अब तुम लोग को हर एक टेक्निक में सर्किट बताऊंगा कि सर्किट कैसा होगा, ठीक है। ध्यान से समझो, हर एक टेक्निक में तुमको बताऊंगा कि सर्किट क्या होगा, और उस सर्किट से हम लोग एक बार इनपुट की करंट, इनपुट में लूप लगाएंगे केवीएल, ठीक है, लूप मतलब कि केवीएल अप्लाई करेंगे, और एक बार हम आउटपुट में केवीएल लगाएंगे। तो हम लोग हर एक टेक्निक में समझो क्या क्या करने वाले हैं इन सारे टेक्निक्स में। हाँ, एमीटर बायस नहीं दिया है, सेल्फ बायस और वोल्टेज डिवाइडर अलग अलग दिया है। हाँ, अलग अलग दिया, ठीक है। तो पढ़ने का सीक्वेंस ध्यान रखना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ना है। सेल्फ और वोल्टेज एक ही है। एमीटर में तुम लोगों को पढ़ा दूंगा, एक्चुअली वो एमीटर उसको देना था पर उसने सेल्फ बायस लिख दिया है। तो ये 4 टेक्निक है, ये 4 जो हमको पढ़नी है, ठीक है। हर एक बायस में मैं क्या क्या देखने वाला हूँ। अब तुम लोगों को लिंक हो गया कि नहीं, ये बताओ कि ये अलग अलग टेक्निक है, और इन अलग अलग टेक्निक में क्या चीजें अलग अलग होंगी। हर एक केस में ये जो एस की वैल्यू है ये अलग अलग होगी, और अलग अलग होगी मतलब हमने ये अलग अलग टेक्निक्स इसलिए यूज की हैं क्योंकि हर एक टेक्निक से जब नेक्स्ट टेक्निक में जाएंगे तो कुछ एडवांटेज होगा विथ रिस्पेक्ट टू एस, क्लियर है, और कुछ लॉसेस भी होंगे, कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, क्योंकि जब आप एक पैरामीटर को फिक्स करोगे, अगर ठीक करने की कोशिश करोगे तो दूसरे के साथ कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो ये सारी टेक्निक जो पढ़नी पड़ रही है, क्योंकि ये बायसिंग तो आप किसी भी तरीके से कर सकते थे, पर क्योंकि स्टेबिलिटी फैक्टर जो है वो चेंज हो रहा है, हाईली डिपेंडेंट पैरामीटर है, तो हमको अलग अलग टेक्निक्स की जरूरत पड़ी। तो बायसिंग टेक्निक की जरूरत क्यों पड़ी, ये क्लियर है पॉइंट सभी लोगों को। पहला, बीजेटी को ऑन करने के लिए, दूसरा क्यू पॉइंट को फिक्स करने के लिए, सो दैट बीजेटी कैन बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। क्लियर है सभी को? यस सर।
तो Yes, sir. इन सारे टेक्निक्स में मैं क्या क्या पढ़ने वाला हूँ वो समझो। पहला सर्किट डायग्राम, ठीक है, तो हम इनमें सर्किट देखेंगे कि सर्किट कैसे बनाया हुआ है। फिर हम वी विल कैलकुलेट कलेक्टर करंट आईसी, इससे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो मैं तुमको बताऊंगा, वैसे अपने यहाँ पे आरजेपीवी में कम ही चांस है कि यहाँ से न्यूमेरिकल आए। यहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता है वो बता रहा हूँ मैं। कैलकुलेट आईसी और वीसीई एंड वीसीई, कलेक्टर करंट और कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और कलेक्टर करंट किया तो यहाँ आईवी भी कैलकुलेट हो जाएगा और आईई भी कर सकते हैं, कोई भी एक कैलकुलेट कर लोगे तो आईवी और आई दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं, आईसी और वीसीई, ठीक है। साथ ही जब ये कैलकुलेट करोगे तो रीजन ऑफ ऑपरेशन आप बता सकते हो कि ट्रांजिस्टर जो बीजेटी है वो कट ऑफ में ऑपरेट कर रहा है। न्यूमेरिकली आप कैलकुलेट करके इन पैरामीटर को बता सकते हो कि बीजेटी इज ऑपरेटिंग इन कट ऑफ, एक्टिव और सैचुरेशन मोड। तो हम कैसे चेक करते हैं तीनों मोड, वो हम देखेंगे जब हम ये मोड्स की बात करेंगे। फिर हम कैलकुलेट करेंगे स्टेबिलिटी फैक्टर इन तीनों केसेस में, एस, नॉट एस प्राइम एंड एस डबल प्राइम, सिर्फ एस कैलकुलेट होगा। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। तो ये हर एक चीजें हम लोगों को करना है इन सारी टेक्निक्स में। तो मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा 1, 2 और ये 3, ये वाला तुम करना, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये भी सिंपल, वैसे मैं 2 भी पढ़ा दूंगा तो तुम 2 पढ़ सकते हो, पर ये यूज किया जाता है इसलिए ये पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और ये दोनों तो बहुत आसान तरीका है पढ़ने का, ठीक है। जैसा मैं बताऊंगा क्लास में वैसे ही हम लोगों को करना है। आते हैं पहली वाली टेक्निक में। सबसे पहले तो पहली टेक्निक का नाम क्या है? फिक्स्ड बायसिंग। Fixed bias. फिक्स्ड बायस, ठीक है। तो नाम से भी क्लियर है, फिक्स्ड बायस, फिक्स्ड हो जाएंगी चीजें, ठीक है। सर्किट देखते हैं। सर्किट जो है बीजेटी सबसे पहले, कॉमन एमीटर, तो देखो रेफरेंस कॉमन एमीटर में ही सब कुछ होगा, कॉमन एमीटर मोड ही जनरली यूज किया जाता है, इसीलिए सर्किट की बात करते हैं। तो फिक्स्ड बायस के सर्किट में यहाँ पे एमीटर को ग्राउंड कर दिया जाता है, ठीक है। सप्लाई सिंगल यूज की जाती है, एक बेस रेसिस्टेंस होता है, एक कलेक्टर रेसिस्टेंस और एक सिंगल सप्लाई प्लस वीसीसी, ठीक है। तो इस टाइप का तुमने सिंगल पॉइंट सप्लाई नहीं देखी है, मैं इसका मतलब समझा देता हूँ, या हो सकता है देखा भी हो, ठीक है। अगर इस तरीके से वोल्टेज लगा हुआ है एक रेसिस्टेंस में, ठीक है, ये ग्राउंडेड है 5 वोल्ट, इसका मतलब क्या है, ठीक है 1 ओम। तो इसको तुम ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। देखो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है ऐसे ग्राउंडेड, ठीक है। ये 5 वोल्ट अगर सिर्फ एक नोड बना हुआ है तो ये किसके रिस्पेक्ट में डिफाइंड है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? सेम चीज अगर मैं ऐसे लगा दूं, सेम चीज मैं -5 वोल्ट लिख दूं, ठीक है, आर ग्राउंडेड, तो मतलब कि माइनस वाला टर्मिनल पहले आएगा और प्लस वाला बाद में आएगा। तो यहाँ जैसे प्लस वीसीसी लिखा हुआ है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं या हम इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर सकते हैं एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लेकिन ग्राउंड तो नेगेटिव ही होता है ना? नहीं, ग्राउंड 0 हो सकता है, ग्राउंड पॉजिटिव वोल्टेज हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्राउंड का मतलब कि जैसे ग्राउंड जनरली 0 वोल्ट होता है, ठीक है, नेगेटिव नहीं होता। बट अगर किसी सप्लाई किसी भी सर्किट में अगर आप पोटेंशियल की बात करते हो नोड्स के फॉर्म में, कि जैसे इसके 3 नोड हैं, ठीक है, 1 2 3, ये 3 नोड है, तो मैंने अगर बोला है कि एमीटर के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात कर रहा हूँ 5 वोल्ट की सप्लाई लगी है, तो एमीटर और कलेक्टर के बीच में 5 वोल्ट की सप्लाई होगी। इसका मतलब ये नहीं कि ये 0 वोल्ट होगा, ये +5 वोल्ट होगा, ऐसा भी हो सकता है ये 8 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, या ये क्या कहते हैं 4 वोल्ट है, ये -1 वोल्ट है, मतलब इफेक्टिव वोल्टेज 5 वोल्ट होगा, ठीक है। अभी जैसे ग्राउंड बनाया हुआ तो ग्राउंड का मतलब 0 वोल्ट है। ओके, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिफाइन करना मतलब हमने कंसीडर कर लिया दिस इज एट 0 वोल्ट एंड दिस इज एट पॉजिटिव वीसीसी, ठीक है। यस। तो इसी सर्किट को देखो, अब हमने पढ़ा जो हमने लिखा हुआ है, सबसे पहले हम सर्किट देखेंगे, फिर हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा कैलकुलेशन पॉइंट आ जाएगा नेक्स्ट, कैलकुलेशन पार्ट आ जाएगा नेक्स्ट, ठीक है। तो कैलकुलेशन पार्ट में हम देखते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे करंट मार्क करनी होगी। तो करंट हमको पता है एमीटर की, अगर ये करंट है तो यहाँ पे एंट्रिंग क्या होगा? आईबी।
IB, ठीक है, और यहाँ क्या एंटरिंग आईसी। IC। क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, तो इस सर्किट के साथ भी एनालिसिस कर सकते हैं। पहले मैं इसको रीड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आसानी से कैलकुलेट कर सकें। रीड्रॉ करने के लिए क्या कर रहे हैं, देखो कि RB से कितना सप्लाई लगा हुआ है, VCC ना सभी लोगों को कि RB से VCC लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही RC से भी कितना लगा हुआ है, VCC। मतलब दोनों टर्मिनल आपके एमीटर और कलेक्टर VCC सप्लाई से कनेक्टेड हैं। तो हम चाहें तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अलग अलग कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक बार अलग कर लेना और फिर उसी सर्किट में जो है देखना, ऑब्जर्व करके कि सेम जो है चीजें हो रही हैं कि नहीं। तो जैसे अभी मैंने यहाँ अलग किया था इस वोल्टेज को, इसी तरीके से अलग करोगे, ठीक है। तो ये एमीटर से कनेक्ट होगा जाके, क्योंकि ग्राउंड एमीटर है, और प्लस VCC नोड वोल्टेज, तो हमने नोड को करना है कनेक्ट किससे, ग्राउंड से। तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल VCC का और ये नेगेटिव, ये कहाँ चला गया, एमीटर के ग्राउंड से। यहाँ कितना हो जाएगा VCC, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस RC। ऐसे ही यहाँ पे बना सकते हैं हम RB, और यहाँ भी लग जाएगा VCC, और ये भी जाके ग्राउंड से कनेक्टेड RB और VCC। यहाँ पे करंट बेस, क्यों, क्योंकि लूप अगर लगाओगे तो लूप अब आसानी से लग जाएगा आपको देख के। तो वोल्टेज VB भी होगा ना? नहीं, एक सिंगल VCC लगा हुआ ना बेटा, नाम कैसे चेंज करोगे, ठीक है। अभी नाम से कोई चेंज नहीं होने वाला। नाम आप VC रखो, VCC रख दो, VB भी रख दो, वो तो उस दिन समझाने के लिए दिया हुआ था। बेस साइड में मैंने दो अलग सप्लाई यूज की थी, यहाँ सिंगल सप्लाई है, तो सिंगल सप्लाई का कोई एक नाम जो दिया हुआ, सपोज वो प्लस VCC है, तो हम इसको VCC ही लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने रीड्रॉ किया सर्किट को, डबल सप्लाई हमने यूज नहीं की सर। RB में तो हाँ, RB में VB भी नहीं, ऐसा मत समझो कि ये थंब रूल है कि RB में VB भी होता है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ऐसे समझो कि नहीं सर, मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सर, RB में तो VCC माइनस IC RC होना चाहिए ना? नहीं, क्यों, RB सीधे कहाँ से, जैसे RC ये रेजिस्टेंस सीधे जाके VCC से कनेक्टेड है, ऐसे ही RB सीधे VCC से कनेक्टेड है। तो दो पावर सप्लाई हो जाएगी ना ऐसे तो सर्किट में। हाँ, दो पावर सप्लाई यूज नहीं करना है क्योंकि सर्किट बड़ा हो जाएगा। यही तो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को। हाँ सर, एक ही पोटेंशियल दो बार कैसे? बिल्कुल हो सकता है। देखो और RB, क्या चीज, RC और RB पैरेलल में ही है ना? हाँ पैरेलल में होंगे, इसलिए तो वोल्टेज दोनों के साथ लगा दिया मैंने VCC, ऐसा लगा हुआ है, समझो। यस सर, वोल्टेज सेम। देखो जरा 1 ओम, ठीक है, और यहाँ पे 2 ओम, यहाँ 10 वोल्ट फीड किया तुमने दोनों को। तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकता क्या, 10 वोल्ट 1 ओम के साथ और 10 वोल्ट 2 ओम के साथ, ये ग्राउंडेड, ये भी ग्राउंडेड। कैसे करोगे, यहाँ से KVL लगाओगे, सप्लाई कैसे होता है देखो तुम लोग, इसलिए मैं नेटवर्क का बोलता हूँ, नेटवर्क अगर अच्छे से पढ़ोगे, नेटवर्क का बहुत यूज है, ठीक है। वोल्टेज इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, +2 माइनस, ठीक है, यहाँ पे ये ग्राउंडेड और यहाँ रेसिस्टेंस एक पहला और यहाँ रेसिस्टेंस दूसरा, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ठीक है, ये भी ग्राउंडेड, ये भी ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड, ये ग्राउंड। तो ग्राउंड टू ग्राउंड KVL लगता है, लगाओ ग्राउंड टू ग्राउंड, ठीक है, ये 10 वोल्ट लगा हुआ है, तो ग्राउंड टू ग्राउंड लगाओगे तो 10 वोल्ट और 2 ओम, तो 10 इक्वल टू 2I, यहाँ पे I1 मान लो इसको, और यहाँ I2 मान लो, ठीक है। तो तुम्हारी करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I की वैल्यू 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, ठीक है, I1। ऐसे ही I2 निकाल सकते हो, ठीक है। तो सेम सर्किट यहाँ पे भी अगर बनाओगे तो करंट ऐसे ही फ्लो होगी, यहाँ मतलब सेम करंट कैलकुलेट होगी यहाँ पे भी, ठीक है। करंट की डायरेक्शन गलत बना दिया मैंने। करंट कैसे फ्लो होगा, इस तरीके से होगा, -2+, ठीक है, यहाँ से ऐसे फ्लो होगा ग्राउंड से, ठीक है, रेसिस्टेंस में -2+ जो तुम्हारा फ्लो होता है। बैटरी एक्चुअली हमने गड़बड़ बना दिया है ना, प्लस दूसरे साइड बना दिया है। इस सर्किट में 10 वोल्ट अगर +10 लगाया हुआ है तो पॉजिटिव टर्मिनल ये होगा, नेगेटिव दूसरे साइड होगा, ठीक है। अब डायरेक्शन सही बन जाएगी करंट की। तो अगर आप ऐसे वोल्टेज सिंगल नोड में बनाते हो तो वो दोनों कंपोनेंट को फीड कर रहा है,
इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ अलग वोल्टेज आएगा सर और यहाँ अलग आ जाएगा, वोल्टेज दोनों के साथ पैरेलल में लगा हुआ है, इसलिए ये वोल्टेज मैंने लगा दिए दोनों के साथ, दोनों की करंट अलग अलग होगी। ठीक है, तो नोड वोल्टेज देखो, जैसे अगर मैं बोलता हूँ ये नोड वोल्टेज लगा हुआ है ये 10 वोल्ट का, तो 10 वोल्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस पहले फिर माइनस और फिर ग्राउंड। तो यहाँ KVL लगा सकते हो आप, आंसर आ जाएगा आपका जो भी है। ठीक है, अब ज्यादा नेटवर्क में नहीं जा रहा हूँ, वापस आते हैं यहाँ। सर क्लियर हो गया सर? हाँ, देख लेना एक बार और डिटेल में। सप्लाई बस अलग की होगी, तो मैंने दोनों सप्लाई को अलग कर लिया, दोनों अलग हो गई सप्लाई। अब हम ये जो सप्लाई है यहाँ पे देखते हैं जरा, मतलब हम KVL लगा सकते हैं। वैसे तुम चाहते तो उसी सर्किट में भी KVL, जिसको थोड़ा सा नेटवर्क का नॉलेज होगा वो सेम सर्किट में भी अप्लाई कर सकता है। सेम सर्किट में मतलब इससे पहले वाला जब हमने रीड्रॉ नहीं किया है। ठीक है, इस सर्किट में भी तुम चाहते तो अप्लाई कर सकते थे। तो यहाँ करते हैं पहले, तो ये देखो KVL मैंने करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही मार्क कर दी, इनपुट लूप में और आउटपुट लूप में। ये हमेशा ऐसे ही करेंगे, जो करंट की डायरेक्शन होगी वहां से ही KVL मार्क, उसी डायरेक्शन में मैं KVL अप्लाई करूंगा। तो लगाओ इनपुट में, इनपुट KVL। ठीक है, लगाओ। सप्लाई कितनी आ रही है, अब देखो एक चीज ध्यान रखना। ठीक है, जब भी तुम KVL लगाओगे किसी भी लूप में, तो हमेशा ट्रांजिस्टर के जो 3 लेग हैं, 3 लेग मतलब 3 टर्मिनल, ठीक है, ट्रांजिस्टर के जो 3 टर्मिनल हैं उन पर ध्यान रखना एक चीज। ठीक है, ये हमेशा के लिए ध्यान रखना, बीजेटी आगे कभी भी अगर टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो, अगर आप एक लेग से दूसरे लेग में मूव करते हो, ठीक है, बेस, एमीटर और कलेक्टर, तो ट्रांजिस्टर के लेग्स के बीच में वोल्टेज होता है, टर्मिनल के बीच में, क्यों टर्मिनल है ये, तो बेस और एमीटर के बीच में कौन सा वोल्टेज होता है, बेस टू एमीटर, हाँ VB, और कलेक्टर टू एमीटर के बीच में VC। ठीक है, कलेक्टर टू बेस के बीच में भी होगा VCB। तो हमेशा ये अगर आप ध्यान रखना, चाहे आप मार्क कर दो पहले ही, अगर मार्क नहीं करते तो बैक ऑफ द माइंड आपके ये हमेशा ध्यान होना चाहिए कि देयर इज अ पोटेंशियल बिटवीन 2 टर्मिनल ऑफ बीजेटी के 2 टर्मिनल के बीच में वोल्टेज होता है या पोटेंशियल होता है, तो उसको लेना जरूरी है। तो यहाँ हम मार्क कर देते हैं, क्योंकि NPN है तो बेस पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक्टिव मोड में, तो VBE ये वोल्टेज है। तो अब सारे वोल्टेज एक साइड और सारे ड्रॉप दूसरे साइड। तो लगाओ KVL -2 प्लस राइस और ये +2 माइनस फॉल, क्या आएगा लेफ्ट साइड में वोल्टेज की अगर मैं बात करूं तो सर IB RB इक्वल टू VCC माइनस, हाँ VCC माइनस VB, ठीक है, VB इक्वल टू IB RB। अब एक ही रेजिस्टेंस है IB RB, तो यहाँ से IB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, VCC माइनस VB डिवाइड बाय RB। ठीक है, तो पहला पार्ट ये आपका बेस करंट कैलकुलेट कर लिया हमने। तो हमेशा किसी भी बायसिंग टेक्निक की बात करें तो सबसे पहले इनपुट लूप से क्या निकलेगा, इनपुट लूप, इनपुट में KVL लगाओगे तो बेस करंट, क्लियर है, इनपुट से पहले निकालोगे बेस करंट। अब बेस करंट से हम निकाल सकते हैं कलेक्टर करंट। ठीक है, और रिलेशनशिप हम क्या यूज करेंगे, रिलेशनशिप हम यूज करेंगे IC इक्वल टू बीटा IB। हम उस समय इग्नोर कर देंगे सेकेंड टर्म को, कौन सा वाला, 1 प्लस बीटा IC, और लीकेज करंट को हम उस समय इग्नोर करेंगे। ठीक है, लीकेज करंट को हम कंसीडर करेंगे कि नहीं हो रही है लीकेज, 0 है, तो IC इक्वल टू बीटा IB। तो IC की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से IC की वैल्यू क्या आ जाएगी, यूजिंग दिस रिलेशनशिप, बीटा टाइम्स ऑफ VCC माइनस VB बाय VCC माइनस VB अपॉन VB RB, VB का ये क्लियर है सभी को। तो हाँ, अब थंब रूल क्या है, इनपुट लूप से हमेशा बेस करंट देन कलेक्टर करंट, तो बेस करंट यूजिंग KVL एंड कलेक्टर करंट यूजिंग दिस रिलेशनशिप IC इक्वल टू बीटा टाइम्स IB कैलकुलेट करना है। क्लियर, सभी को क्लियर है? यस सर, यस अब सर। हम अप्लाई करेंगे KVL एट आउटपुट लूप, KVL एट आउटपुट लूप। तो KVL आउटपुट लूप में अप्लाई करने के पहले एक सर्किट में देखो जरा, तुम यहाँ पे भी अगर KVL अप्लाई करते यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, तो भी सेम आंसर आता। देखो VCC पहली सप्लाई और दूसरी यहाँ पे VBE, VCC माइनस VBE इक्वल टू क्या जाता, IB इंटू
आरबी यही आ रहा है। तो यहाँ से भी सेम आंसर आता है, ठीक है। अब लगाओ केवीएल आउटपुट में, तो यहाँ पे देखो इस डायरेक्शन में लगाना। तो पहला वोल्टेज है वीसीसी और अगला यहाँ पे है वीसीई। तो वीसीसी माइनस वीसीई इक्वल टू क्या हो जाएगी वैल्यू? आईसीआरसी। तो यहाँ से वीसीई की वैल्यू वीसीसी माइनस आईसीआरसी। तो क्योंकि हमने कलेक्टर करंट कैलकुलेट कर लिया है, कहां से किया है? यहाँ इनपुट से। तो नाउ वीसी इक्वल टू दिस, वीसी कैलकुलेट कर सकते हैं? यस सर। ठीक है। तो अब तुमको मैं एक चीज ध्यान से समझो, बताता हूँ इंपॉर्टेंट चीज। ये थंब रूल है, हमेशा ऐसे ही करेंगे। इनपुट से केवीएल लगा के कलेक्टर करंट और बेस करंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एमीटर भी कर सकते हो, चाहो तो दोनों को सम कर दो और आउटपुट में केवीएल लगा के वीसीई कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे ऑपरेटिंग पॉइंट्स निकल आई है, आईसी की वैल्यू निकल आई और वीसीई निकल के आ गया। ये ऑपरेटिंग पॉइंट तुम्हारा होगा। अब ट्रांजिस्टर का रीजन ऑफ ऑपरेशन चाहो तुम यहीं से कैलकुलेट करके बता सकते हो। कैसे, समझो। अगर आपको ट्रांजिस्टर वीबी का कोई रोल नहीं होगा सर वीसीसी माइनस वीसीई में? क्यों नहीं होगा वीबी का रोल? नहीं सर, इक्वेशन में नहीं था। तो इक्वेशन में नहीं था मतलब? सर मतलब जैसे वीसीसी माइनस वीसीई आपने उस लूप के लिए लिया ना, तो वीबी को कंसीडर नहीं किया। वीबी की वैल्यू फिक्स 0.7 या 0.3 वोल्ट पीएन डायोड। देखो ये है तुम्हारा, इसको ऐसे बना लो, एमीटर बेस कलेक्टर। तो बेस एमीटर के बीच में ये जो है, ठीक है, बेस एमीटर के बीच में एक सप्लाई हमने लगाई हुई है। तो ये कौन सा जंक्शन है? J1। तो बेस एमीटर वोल्टेज जो होगा ये बेसिकली पीएन जंक्शन का वोल्टेज बी, ठीक है। ये VBE की अगर मैं बात करूं, VBE, तो ये पोटेंशियल कितना होगा? जंक्शन वोल्टेज के बराबर। ये कितना होता है सिलिकॉन के लिए? 0.7 वोल्ट। 0.7 वोल्ट। और जर्मेनियम के लिए 0.3 to 0.4, 0.2, 0.3, ठीक है। और दूसरा कलेक्टर टू एमीटर। तो कलेक्टर एमीटर के बीच में कोई डायरेक्ट जंक्शन है क्या? कलेक्टर नहीं है। तो हम VBE की वैल्यू तो हमको पता होगी, ठीक है, VBE नोन है, पर VCE नोन नहीं है। तो VCE कैलकुलेट करना होगा। VCE हमको देखना होगा कि VCE की वैल्यू कितनी। तो ये हमने VCE निकाल लिया। ये हमने क्यू पॉइंट के लिए जो पैरामीटर है वो निकाल लिया, कलेक्टर करंट और कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज कैलकुलेट कर लिए। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से एक चीज देखो जो इम्पोर्टेंट है, रीजन ऑफ ऑपरेशन की मैं बात करूँ। ट्रांजिस्टर किस रीजन में ऑपरेट करता है? सैचुरेशन में, कट ऑफ में या एक्टिव में? तो कट ऑफ के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर तुम्हारा कलेक्टर जंक्शन और बेस इनपुट जंक्शन मतलब जेई और जेसी दोनों क्या होने चाहिए कट ऑफ के लिए? बताओ। कट ऑफ के लिए दोनों जंक्शन की स्टेट क्या होनी चाहिए? फॉरवर्ड बायस। कौन बोला ये फॉरवर्ड बायस? सॉरी सर, रिवर्स बायस। तो रिवर्स एंड जेसी रिवर्स बायस। और अगर जंक्शन जेई रिवर्स बायस है तो बेस करंट कितना होगा? इनपुट जंक्शन अगर रिवर्स बायस है तो बेस करंट या इनपुट में करंट कितनी होगी? सिर्फ लीकेज करंट होगी। जैसे पीएन जंक्शन अगर रिवर्स बायस है तो करंट कितना होता है? बताओ कितनी होगी करंट की वैल्यू? इतना टाइम ले रहा है तुम लोग ऐसे, ये तो कोई सर लीकेज करंट। हाँ, ये ना ऑलमोस्ट कितना होगा? और लीकेज बहुत कम होता है। तो बेस करंट कितना कंसीडर कर सकते हैं? 0। इसमें इतना टाइम क्यों ले रहा है? बेस करंट 0 होगा। तो तुमको सिर्फ ये देखना आईपी की वैल्यू 0 आ रही है या नहीं आ रही। अगर आईपी 0 है तो कौन सा मोड होगा? कट ऑफ। कट ऑफ। तो ब्लाइंड फोल्ड अप्रोच है कि बेस करंट 0 है तो मोड कट ऑफ, ठीक है। अब बेस करंट पॉजिटिव है तो फॉर एक्टिव एंड फॉर सैचुरेशन, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जेई यहाँ पे फॉरवर्ड, जेसी रिवर्स बायस, ठीक है। आईबी ग्रेटर देन 0 होगा। तो आईबी ग्रेटर देन 0 के केस दोनों होंगे। यहाँ पे भी आईबी ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पे जेई एंड जेसी बोथ फॉरवर्ड, ठीक है। इसका मतलब कि आईबी ग्रेटर देन 0 होगा। तो इन दोनों केस में आईबी तो होंगे। अब ये यहाँ पे कैसे पता करेंगे हम कि एक्टिव है या सैचुरेशन है? वो ध्यान से समझो जरा। अगर ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में होगा
तो VCE की वैल्यू कितनी होती है फॉर सैचुरेशन, कितना बताया था 0। मैंने? ध्यान करो, कॉमन एमिटर के लिए जब तुमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ की थी तो सैचुरेशन रीजन कहां से बनना स्टार्ट हो रहा था? That is slightly positive. सर आपका हाँ, स्लाइटली पॉजिटिव था, क्लोज टू, जो पॉजिटिव पे ही तुम्हारा सैचुरेशन, और मैंने वो वोल्टेज बताया था 0.2 के आसपास होता है, 0.2 to 0.3, याद है? क्यों? Yes, क्योंकि Yes, sir. VCB की वैल्यू होती है VCE माइनस VBE, तो 0.2 माइनस पॉइंट, अगर जैसे जर्मेनियम है तो 0.3 और अगर सिलिकॉन है तो 0.7, तब भी ये नेगेटिव ही बनेगा -0.5, तो यहाँ VCB नेगेटिव मतलब सैचुरेशन, तो VCE के 0.2 वोल्ट पे ही जो सैचुरेशन है वो आ जाता है, ठीक है? तो हम कैसे निकालते हैं इसको सर्किट में, वो समझो। हम क्या करते हैं, सैचुरेशन रीजन के लिए कंसीडर कर लेते हैं VCE मिनिमम है, मिनिमम मतलब हम और भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट 0 मान लेते हैं, सपोज VCE 0 है। अब बताओ अगर 0.2 पे सैचुरेट हो रहा है तो 0 पे सैचुरेट होगा कि नहीं होगा? ट्रांजिस्टर का जो होगा सर। होगा ना, ऑब्वियसली होगा। अगर 0.2 से स्टार्ट हो रहा है सैचुरेशन तो लेफ्ट साइड में जाओगे तो वहां तो 100% सैचुरेशन रीजन ही होगा। ध्यान करो, ये रीजन कैरेक्टरिस्टिक्स जो ये थी तुम्हारी, अगर यहाँ पे सैचुरेशन है, यहाँ तो ये पूरा रीजन सैचुरेशन का होगा ना, तो अगर यहाँ पे 0.2 पे सैचुरेट हो चुका है तो 0 पे ऑब्वियसली सैचुरेट होगा ही होगा। तो हम क्या करते हैं, बीजेटी को कंसीडर करते हैं कि सैचुरेशन में है, ठीक है? अब थोड़ा सा एनालिसिस देखो जरा, यहाँ ये है तुम्हारा बीजेटी, ठीक है? यहाँ VCC लगाया हुआ सपोज, एक यहाँ पे रेसिस्टेंस भी लगा दो, ऐसे ही यहाँ पे बेस रेसिस्टेंस के साथ VCC लगा हुआ है, ये सेम कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? RC और यहाँ RB। मैं क्या करूँगा, ये जो VCE है, अगर ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में तो उसको कितना कंसीडर कर लिया मैंने, बोलो? 0 वोल्ट, ठीक है? अब आउटपुट में लूप लगाओगे तो आउटपुट लूप में KVL लगाओगे तो क्या वैल्यू आएगी, VCC, और VCE कितना हो चुका है, 0, तो -0 इक्वल टू IC टाइम्स RC। तो IC की जो वैल्यू है वो हो जाएगी VCC डिवाइड बाय RC। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। Yes sir. ठीक है, तो ये तुम्हारी कौन सी करंट हो जाएगी, सैचुरेशन करंट। तो इसको हम लिखेंगे IC सेट, IC सैचुरेशन, ठीक है? क्लियर है? यस सर। Yes sir. तो अगर सैचुरेशन में हमने जो करंट निकाली है, ये हमने कहां से निकाली, किस लूप में KVL लगाया है, सेकेंड लूप Output. आउटपुट में। और हम लोग IC कहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इनपुट लूप से। इनपुट लूप से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे किया है जस्ट अभी देखो जरा, बीटा इन ब्रैकेट VCC माइनस VBE। पहले हमने बेस करंट कैलकुलेट किया, फिर ये रिलेशनशिप यूज किया है, यहां से जो करंट आ गई, तो तुम दोनों करंट की वैल्यू चेक करोगे, ठीक है? दोनों करंट की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करोगे। अगर इफ IC सैचुरेशन इज ग्रेटर देन IC, ये IC कौन सा है सर, वो जो फर्स्ट लूप से निकला, इनपुट वाला, 1 से या इनपुट लूप से, ठीक है? इसको 1 की जगह इनपुट लिखो, इनपुट लूप, ठीक है? और ये वाला कहां से आया है, आउटपुट लूप से, एट VC इक्वल टू 0 वोल्ट। तो अगर ये करंट ग्रेटर देन है IC इस वाले, मतलब इनपुट लूप की करंट से ज्यादा है अगर आउटपुट लूप की करंट, तो रीजन ऑफ ऑपरेशन होगा एक्टिव। और अगर IC सेट लेस देन है IC, इसको एक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है? IC एक्टिव से, तो जो रीजन होगा वो, मतलब अगर इनपुट लूप की करंट ज्यादा हो जाए आउटपुट लूप से तो रीजन क्या हो जाएगा, रीजन क्या हो जाएगा, ऑपरेशन रीजन सैचुरेशन। सैचुरेशन। सभी लोगों की समझ में आ रहा है कि नहीं, बता दो एक बार।
यस सर। यस सर। रीजन ऑफ ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। देखो इन दोनों, हाँ फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये एक्टिव और सैचुरेशन दोनों केस में आईबी बेस करंट ग्रेटर देन 0 होगा, पहली बात। ठीक है, अब आपको चेक करना है आईसी। तो आप क्या करोगे, इनपुट लूप से आईबी निकाल के, ये जो रिलेशनशिप मैंने बताया हुआ था आईसी इक्वल टू बीटा आईबी, यहां से आप आईसी निकाल लोगे। इनपुट लूप से ये करंट निकलेगी और आउटपुट लूप में भी आपको आईसी कैलकुलेट करना है, बट इस बार क्या करोगे, वीसी को 0 कंसीडर करके। तो वीसी खत्म हो जाएगा, तो वीसी की जरूरत नहीं है, तो ये वाला 0 हो चुका है। यहां से भी आईसी निकल आएगा, वीसीसी डिवाइड बाय आरसी से। ठीक है, तो दोनों से हमने आईसी निकाल लिया। हम चेक करेंगे कि इनपुट लूप की करंट ज्यादा है या आउटपुट लूप की। अगर इनपुट लूप की करंट ज्यादा है, ठीक है, इनपुट लूप से जो तुमने करंट निकाली है आईसी, अगर वो ज्यादा है तो रीजन ऑफ ऑपरेशन होगा तुम्हारा सैचुरेशन, और इनपुट लूप की करंट कम है तो आपका रीजन ऑफ ऑपरेशन होगा एक्टिव। हमेशा इन सैचुरेशन रीजन अगर एक्टिव रीजन में अगर बीजेटी ऑपरेट करता है तो इनपुट लूप की करंट जो कलेक्टर करंट होगी वो कम होगी सैचुरेशन करंट से, जो सैचुरेशन से कैलकुलेट किया है। तो बीजेटी का मोड क्या हो जाएगा, एक्टिव। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब बीजेटी एक्टिव में ऑपरेट हो रहा है, सैचुरेशन में ऑपरेट नहीं हो रहा है। तो आप बताओ कौन सा करंट सही माना जाएगा, इनपुट वाला करंट सही होगा कलेक्टर का या आउटपुट वाला करंट सही होगा, सोच के बताओ। इनपुट वाला। ठीक है, और रीजन बताना मुझे क्यों। फिर से सुनो, अगर मैंने कंसीडर किया है बीजेटी एक्टिव मोड में, सपोज मेरा कैलकुलेशन ये बोलता है, मैंने इनपुट लूप में केवीएल लगा के आईसी कैलकुलेट किया, ऐसे ही मैंने आउटपुट लूप में केवीएल लगा के बीजेटी को बीजेटी को सैचुरेशन में कंसीडर करके आईसी सेट कैलकुलेट कर लिया। बट आईसी सेट की वैल्यू जो है ज्यादा है आईसी एक्टिव वाले से, इनपुट लूप की करंट कम है आउटपुट लूप से, तो बीजेटी का मोड हो गया एक्टिव रीजन। उस समय मैं कलेक्टर करंट कौन सा कंसीडर करूंगा, एग्जैक्ट मतलब सही वैल्यू कौन सी होगी, इनपुट लूप से जो कैलकुलेट की गई है वो या आउटपुट लूप से जो कैलकुलेट की गई है वो। सर समझ नहीं आ रहा है। देखो अगर तुमको मैं न्यूमेरिकल के फॉर्म में बता रहा हूँ ना, आपको ध्यान से देखो। सपोज इनपुट लूप से हमने आईसी कैलकुलेट किया, उसकी वैल्यू आ गई 10 मिली एम्पियर, और आउटपुट लूप से मैंने आईसी कैलकुलेट किया, आईसी सेट इसका नाम है, ये आ गई 8 मिली एम्पियर। तो रीजन ऑफ ऑपरेशन क्या होगा यहाँ से, सैचुरेशन। सैचुरेशन। ठीक है, अब दूसरा केस, इनपुट लूप से कैलकुलेट किया मैंने, इसकी वैल्यू है आईसी की 15 मिली एम्पियर, और आउटपुट लूप से मैंने कैलकुलेट किया आईसी सेट, इसकी वैल्यू आ गई 10 मिली एम्पियर, अरे ज्यादा ले लिया। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 20 मिली एम्पियर। यहाँ पे रीजन ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, एक्टिव। एक्टिव। ये सभी लोगों को क्लियर है। यस सर। ठीक है, न्यूमेरिकल के फॉर्म में लिख दिया कि इनपुट लूप की करंट अगर ज्यादा आती है तो सैचुरेशन रीजन होगा, आउटपुट लूप की करंट अगर ज्यादा आती है तो एक्टिव रीजन होगा। ठीक है, अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि इन दोनों में से सही करंट कौन सी मानी जाएगी, आईसी एक्चुअली आईसी क्या होगा अगर ये है केस, तो यहाँ पे आईसी क्या होगा और यहाँ, क्योंकि दो वैल्यू आ रही है ना, तो इसमें से सही वैल्यू कौन सी होगी, सर इनपुट लूप की। कहाँ पे, पहले वाले केस में बताओ। सैचुरेशन रीजन में आउटपुट लूप की। हाँ गुड, सैचुरेशन रीजन में आईसी सेट ही आईसी होगा, और यहाँ पे आईसी एक्टिव आईसी होगा, इसको इसलिए आईसी एक्टिव लिख देते हैं। ठीक है, अगर सैचुरेशन रीजन में होगा तो सैचुरेशन वाली करंट सही होगी, एक्टिव रीजन में होगा तो आईसी एक्टिव सही होगी, सैचुरेशन वाली करंट हो ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि सैचुरेट ही नहीं हुआ ट्रांजिस्टर अभी। यस सर। सभी को क्लियर है? यस सर। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो Yes, sir. आप लोग जो है, आप लोगों को मैंने तरीका बता Yes, दिया कि आपको एक बार इनपुट में केवीएल लगाना है, एक बार आउटपुट में केवीएल लगाना है। ठीक है, तो अगर आपको रीजन ऑफ ऑपरेशन पता करना है तो आप वीसी को 0 कंसीडर करो जब रीजन ऑफ ऑपरेशन को कैलकुलेट करना है। अगर नहीं करना है, सिंपली आईसी और वीसी निकालना है, तो नॉर्मल इनपुट में केवीएल लगा के आईबी और आईसी बीटा आईबी से आप ये निकाल लो। ठीक है, और वहां से अगर रीजन ऑफ ऑपरेशन पहले से पता है, नहीं तो आपको पहले क्या करना होगा, पहले आपको चेक करना होगा कि आपका रीजन ऑफ ऑपरेशन बीजेटी का क्या है, फिर हम वहां पे केवीएल लगा के कौन सी करंट सही है या गलत है
वो चेक करेंगे। समझो, मतलब मैंने अगर बोला तुमसे आईसी और वीसीई फाइंड करो ट्रांजिस्टर के लिए, और मैंने रीजन ऑफ ऑपरेशन तुमको नहीं बताया, तो रीजन ऑफ ऑपरेशन नहीं पता तो पहले रीजन ऑफ ऑपरेशन के लिए आप ये प्रोसेस करोगे, फाइंड करोगे कि रीजन ऑफ ऑपरेशन क्या है। अगर एक्टिव रीजन है तो इनपुट वाली जो कैलकुलेशन थी वो सही होगी और आप वीसीई कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सैचुरेशन है तो आपको आउटपुट वाले केवीएल से आईसी निकालना होगा और फिर आईबी जो है वो देखना होगा। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि जो आईसी इक्वल टू बीटा आईबी, ये मैंने जो रिलेशनशिप यूज किया है इनपुट में कैलकुलेट करंट कैलकुलेट करने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप वैलिड होगा किस रीजन में? बताओ, ये इनपुट में तो हमने यूज किया है, पर ये रिलेशनशिप किस मोड में सही होगा? जब एक्टिव बीजेटी, मोड में। हाँ, ओनली फॉर एक्टिव मोड। क्लियर है? अगर सैचुरेशन मोड होगा तो यहाँ से जो करंट आ रही है वो तो गलत हो चुकी है, क्योंकि आईसी सेट वाला आउटपुट लूप वाला करंट सही होगा। तो जब सैचुरेशन होता है तो ये रिलेशनशिप सैचुरेशन में फेल हो जाता है। क्लियर है? एट सैचुरेशन। यस। ठीक है, थोड़ा ध्यान से जाके देखना, कुछ लोगों को तो ऊपर से ही जा रहा होगा, मेरे को पता है। हाँ, तो जो है थोड़ा सा देख के आओगे बैकग्राउंड तो समझ में आएगा, नहीं तो सब चीजें ऊपर जाएंगे। ये तो इजी टॉपिक है, इसके आगे जो हाँ इस पे नेम फिक्स बाइस है। हाँ, अभी तो मैंने बताया ही नहीं, अभी आगे पढ़ते हैं ना। अभी तो मैंने दो चीजें बताई तुमको। क्या क्या बताया जो हमने स्टार्ट किया था, वहां देखो क्या तो क्या हो सबसे गया। पहले सर्किट डायग्राम, सर्किट हो गया, कैलकुलेट आईसी हो गया, ठीक है। और Yes, यहाँ sir. मैंने एक और चीज क्या बता दिया, रीजन ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है? इतना बता दिया मैंने। अब आते हैं Yes. स्टेबिलिटी फैक्टर में। ठीक है, तो देखो जरा स्टेबिलिटी फैक्टर, किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लेना। ठीक है, स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ फिक्स्ड बायस। तो सारे बायस के लिए अब क्या कहते हैं, पहला वाला जब पढ़ते हैं ना कुछ भी, थोड़ा सा लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं। जब एक बार पढ़ोगे, रिपीट करोगे तो तुमको समझ में आएगा कि बहुत आसान अप्रोच है। स्टेबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हम हर बार जो है DIC डिवाइड बाय DIC नॉट, ये हमको कैलकुलेट करना है। S इक्वल टू ये करना है, तो हम हर बार ये कैलकुलेट करने की जगह एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, हम एक फॉर्मूला ही डिराइव कर लेते हैं, वो फॉर्मूला हम हर बार अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो IC की वैल्यू होती है बीटा टाइम्स IB कॉमन एमीटर के लिए प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स IC नॉट, ये है। यस सर। ठीक है, तो मैं हर बार ये प्रोसेस करने की जगह यहाँ पे एक बार इसको देखो, यहाँ पे DIC डिवाइड बाय DIC नॉट सही है। हाँ, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू IC। क्यों? IC नॉट तो पहले से है। ठीक है, तो नोन चीजों से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अननोन चीज से तो कर नहीं सकते। IC नॉट तो पता ही नहीं है कितना है, तो हम नोन से कर देते हैं IC से। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू IC, इसको इक्वेशन 1 को। ठीक है, तो करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे 1 DIC बाय DIC कितना हो जाएगा? 1 वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी? यस सर, अभी हुई। यस सर। अभी ठीक है? हाँ सर। Yes, तो मेरा क्वेश्चन है कि IC को विद रिस्पेक्ट टू IC डिफरेंशिएट करोगे तो DIC बाय DIC बन हो जाएगा। ठीक है, यस सर। और ये हो जाएगा DIB अपॉन DIC प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स DIC नॉट DIC। तो 1 इक्वल टू बीटा टाइम्स DIB अपॉन DIC प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स, ये वैल्यू क्या है? S 1 बाय S। 1 upon S। हमको कैलकुलेट S करना है। ठीक है, तो S कैलकुलेट करने के लिए देखो 1 अपॉन S इंटू 1 प्लस बीटा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस बीटा टाइम्स DIB अपॉन DIC। तो यहां से S कितना आ जाएगा? 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा DIB अपॉन DIC।
तो सभी लोगों को क्लियर है फॉर्मूला स्टेबिलिटी फैक्टर का? देखो यहाँ ध्यान से, मैंने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया, ठीक है। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा टाइम्स DIB अपॉन DIC, ठीक है। कैसे किया है हमने? कॉमन एमीटर के लिए जो करंट है वो यूज की रिलेशनशिप, ठीक है, उस करंट को हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू IC। फाइनली S की वैल्यू मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई और बाकी प्रोसेस जो भी है, ठीक है, उससे डिराइव कर ली, ये वैल्यू आ चुकी है। तो मैं हर एक बायस में, ये जनरल जो है वो है डेरिवेशन, ये जनरल डेरिवेशन स्टेबिलिटी फैक्टर का है। अब मैं हर एक बायसिंग टेक्निक में सिर्फ ये वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। क्योंकि बीटा क्या है? एट फिक्स्ड बीटा एंड यस सर। BB, तो ये तो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो हमने क्या मान लिया है? ये फिक्स्ड, ये कांस्टेंट है, तो सिर्फ ये कैलकुलेट करनी है वैल्यू। सभी को क्लियर है? ब्रेक हो रही है आपकी। अच्छा, अभी बताओ। ठीक है अभी सर। भी देखो, हर एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने एक जनरल वैल्यू S की, ये जनरल फॉर्मूला जो है वो डिराइव कर लिया है। हर एक कॉन्फ़िगरेशन में मैं सिर्फ और सिर्फ ये DIB अपॉन DIC कैलकुलेट करूंगा। क्यों? क्योंकि बीटा तो कांस्टेंट है उस समय और VB भी कांस्टेंट है, तो मुझे कैलकुलेट करना है हर एक बायसिंग टेक्निक में DIB अपॉन DIC। क्लियर है? यस सर। और DIB अपॉन DIC कैलकुलेट करने के लिए हमको KVL लगा के IB की इक्वेशन निकालनी होती है, या इनपुट लूप में जो है ये अप्लाई करना होता है इनपुट लूप में, क्योंकि IB मिलता है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी KVL अप्लाई किया हुआ है, तो उस इक्वेशन का हम यूज करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो जाते हैं वापस, ठीक है। अब मुझे, चलो मैं यहीं पे पूछ रहा हूँ तुम लोगों से, बताओ जरा इनपुट KVL से वैल्यू क्या आ रही थी यहाँ? IB इक्वल टू VCC माइनस VB इक्वल अपॉन RB टू IB RB, ठीक है। RB। हाँ, तो अभी इक्वेशन को डिराइव के फॉर्म में देखो, यहीं पे डायरेक्टली DIB, इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू IC, या फिर चलो ठीक है IB इक्वल टू ऐसे लिख लो, VCC माइनस VB अपॉन RB, ठीक है। यहाँ से हम इसको विद रिस्पेक्ट टू IC डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। करते हैं, अब ये हो जाएगा DIB अपॉन DIC। VCC क्या है? कांस्टेंट वोल्टेज, DC वोल्टेज है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। और VB को हमने क्या कंसीडर कर लिया उस समय? कांस्टेंट। तो VB डिवाइड बाय DVB अपॉन DIC कितना हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा। यस सर। कांस्टेंट। RB ऑलरेडी कांस्टेंट है, ठीक है। यस। फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो फिक्स्ड बायस के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा इंटू 0। तो फाइनल वैल्यू ये होगी, ये फॉर्मूला लगा दिया, ये है फॉर्मूला। देखो 1 प्लस बीटा अपॉन, यहाँ डिनोमिनेटर में ये वैल्यू पुट करनी है हर बार, ठीक है। तो S कितना हो जाएगा? 1 प्लस बीटा, और बीटा जनरली कितना होता है? 99, 100 के आसपास। तो ये वैल्यू बहुत हाई होगी फिक्स्ड बायस के लिए। फिक्स्ड बायस के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर कितना? अराउंड 100, 100 के आसपास, या हाई वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है? कलेक्टर करंट का चेंज विद रिस्पेक्ट टू लीकेज करंट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो स्टेबिलिटी कम होगी, पुअर होगी। क्लियर है? पुअर स्टेबिलिटी किस केस में? फिक्स्ड बायस। सभी को क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो फिक्स्ड बायस में करंट फिक्स हो जाती है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो होते हैं वो फिक्स्ड वैल्यू होते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी फैक्टर फिक्स्ड वैल्यू होती है और बहुत हाई होती है, तो पुअर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब सिंपल सर्किट है, सिंगल सप्लाई यूज किया हुआ है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट जो स्टेबिलिटी है सर्किट की वो बहुत पुअर है। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं, तो एडवांटेज इस बायस टेक्निक का सिर्फ ये है
कि सर्किट बहुत सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं होता है। नहीं होता, बट दिक्कत क्या है, पुअर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी पुअर होती है, तो क्यू पॉइंट फ्लक्चुएट होगा, और क्यू पॉइंट फ्लक्चुएट होगा तो डिस्टॉर्शन, तो एम्प्लीफिकेशन एम्प्लीफिकेशन distortion अच्छा नहीं ज्यादा। होगा और डिस्टॉर्शन की पॉसिबिलिटी हाई है। सभी लोगों को क्लियर है पहला? यस अब कोई sir. कंफ्यूजन है तो जल्दी से sir. बताओ, 2 मिनट में मैं तुमको एक और बाइसिंग टेक्निक बताऊंगा, क्योंकि अभी के लेक्चर में ही। सर। जिसके मेरिट आपने एक बताया था ना, वो एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। मेरिट ये है कि सर्किट सिंपल है, ओके ठीक है। अब Yes, आते हैं अगली टेक्निक में, दैट इज एमीटर बायस, ठीक है। एमीटर बायस, तो एमीटर बायस का सर्किट देखते हैं। एमीटर बायसिंग में कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं होता है, ठीक है। देखो सेम सर्किट जो आपने अभी यूज किया हुआ है, आरसी, यहाँ वीसीसी, यहाँ से आरबी, यहाँ पे चेंज बस एक होता है कि एमीटर में एक रेसिस्टेंस इंसर्ट कर दिया जाता है, आरई। क्लियर है? यस सर। इंसर्शन, ठीक है। एमीटर रेसिस्टेंस का इंसर्शन, इसलिए बोलते हैं एमीटर बायस। सभी को क्लियर है ये? जल्दी बताओ। Yes, sir. ठीक है, ये Yes, sir. Yes, sir. अब देखते हैं इससे फायदा क्या होता है। हाँ, हेलो, हाँ बोलो। सर ठीक है, तो मैंने सर, आरई इंसर्ट, हाँ वो फिक्स बायस में जो एस की वैल्यू है वो 1 प्लस बीटा है, और बिकॉज बीटा फिक्स होता है एक ट्रांजिस्टर के लिए, इसलिए ये फिक्स्ड बायस था। हाँ, फिक्स्ड वैल्यू है स्टेबिलिटी। देखो क्या कहते हैं, फिक्स्ड बायस का नाम बहुत सारी चीजों के कारण है, ठीक है। फिक्स्ड वोल्टेज, सिंगल सप्लाई, ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी है, सारी चीजें जो हमने एक बार सर्किट बनाया वो फिक्स हो गई, तो स्टेबिलिटी चेंज नहीं होगी, फिक्सेशन हो गया एस का। क्लियर? यस सर। अब यहाँ देखो, मैंने यहाँ पे एमीटर रेसिस्टेंस इंसर्ट किया है, ठीक है, आरई। इसके इंसर्शन से क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, वो देखते हैं। तो यहाँ पे भी इनपुट, अब एनालिसिस तो सेम है। सबसे पहले हमको सर्किट ड्रॉ करना है, फिर अप्लाई करना है इनपुट केवीएल। तो आगे वाला जो 2 स्टेप है, तुमको एक चीज मैं बता दूं कि अगर बीजेटी की बायसिंग टेक्निक की बात करें तो सर्किट सब इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है, पहला सर्किट ड्रॉ करना, दूसरा एस की वैल्यू कैलकुलेट करना, और तीसरा इसके मेरिट और डीमेरिट बताना। अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो आपको जो बीच की 2 चीजें बताई ना मैंने, एक रीजन ऑफ ऑपरेशन कैलकुलेट करना और एक बेस करंट, कलेक्टर करंट और कलेक्टर टू एमीटर, मतलब क्यू पॉइंट निकालना, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, बाकी नहीं करना है आपको, पेपर में इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ एमीटर बायस के लिए ठीक है, Yes, निकालते हैं। इनपुट पे केवीएल लगाओ, केवीएल एट इनपुट। अब मैं यहाँ पे रीड्रॉ करूं या ऐसे ही लगा सकते हो? ऐसे ही लगाओ तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, ऐसे ही लगाते हैं। तो इनपुट में हमेशा लगाओगे तो ये वाला पाथ यूज होगा, ठीक है। इसको जरा, इनपुट के लिए जो पाथ यूज होगा वो होगा यहाँ से, इस वीसीसी से लेके जो मैं पाथ बना रहा हूँ वो ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ तक, मतलब ये ग्राउंड टू ग्राउंड। अब इसको कैसे कंसीडर करते हैं हम वोल्टेज को, प्लस यहाँ, माइनस यहाँ और ग्राउंडेड, ठीक है। और यहाँ बेस टू एमीटर वोल्टेज कैसा होगा, प्लस यहाँ माइनस यहाँ, वीबी ई, और ये भी ग्राउंडेड। अब ग्राउंड से ग्राउंड हमेशा केवीएल लगाते हैं, तो लगाओ जरा ग्राउंड से ग्राउंड केवीएल, क्या हो जाएगी वैल्यू बताओ। पहले सप्लाई जितने वोल्टेज है वो वोल्टेज के नाम लिखो, कितने वोल्टेज आ रहे हैं, यहाँ से चलना चाहिए।
करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी यहाँ पे? IB की डायरेक्शन ये होगी IB, तो करंट की डायरेक्शन में हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे करंट IC ये होगा, तो अप्लाई करते हैं। -2 प्लस राइज, तो पॉजिटिव VCC। आगे चलते हैं, अभी कोई सप्लाई नहीं है, यहाँ पे मिल गई प्लस माइनस वोल्टेज मिल गया, तो कितना हो गया? +2 माइनस फॉल नेगेटिव VB, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे पहला, यहाँ पे करंट कौन सी है? इस करंट का नाम क्या है? IB, ठीक है, क्योंकि ये बेस वाले लैग में, देखो ध्यान रखना, लैग जरूर ध्यान रखना, ये बेस करंट है, यहाँ बेस 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 करंट, ठीक है, तो यहाँ बेस करंट। अब यहाँ पे कौन सी करंट है? ये करंट, ये बेस करंट है, ये एमीटर करंट है IE, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? IB टाइम्स RB प्लस दूसरा क्या हो जाएगा? ड्रॉप IR। ये सभी लोगों को ये क्लियर है, या फिर क्या कहते हैं रीड्रॉ करके KVL लगाएं? सभी लोगों को क्लियर है ना KVL? यस सर। यस बाकी सर, लोग? यस सर, क्लियर। ठीक है, तो IB इक्वल टू, अगर मैं बात करूं तो वैल्यू क्या है? VCC माइनस VBE माइनस IE RE, ठीक है, डिवाइड बाय RB। क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, थोड़ा सा एक चीज देखो, ये अभी वैसे पूरा करंट लिखा, मैं कुछ चीज इंसर्शन ऑफ जो आ रही है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। एमीटर रेजिस्टेंस इंसर्ट करने से क्या क्या फायदा होगा, देखो। अब हमने पिछले वाले बायस में क्या डिसएडवांटेज था? फिक्स्ड बायस का डिसएडवांटेज क्या था? पुअर स्टेबिलिटी। तो पुअर स्टेबिलिटी है मतलब कलेक्टर करंट फ्लक्चुएट हो रही है, और फिक्स्ड बायस IC चेंज होगा, ठीक है, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो IC तेजी से बढ़ेगा। अब इस कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं मैं। इस कॉन्फ़िगरेशन में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो IC बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ता है, ठीक है, जो जनरल सिनेरियो। इसका मतलब IE बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि लूप है, जो हमने BJT में तुम लोगों को बताया हुआ है, कलेक्टर करंट बढ़ाओगे तो वापस से इनपुट में करंट बढ़ेगा, फिर ये प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कलेक्टर करंट बढ़ गया, ठीक है, और एमीटर करंट भी बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये प्रोसेस चल रही है, थर्मल रनअवे जो होता है, ठीक है, आगे भी देखेंगे थर्मल रनअवे कि टेम्परेचर बढ़ाने से ये प्रोसेस साइक्लिक हो जाती है, ये चलते रहेगी, वापस ये प्रोसेस पूरी चलती रहेगी और थर्मल रनअवे या ब्रेक डाउन हो जाएगा ट्रांजिस्टर का। तो IC चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज होने के कारण IC बढ़ा, सो दैट IE बढ़ा। तो I बढ़ेगा तो ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, तो IB अगर ये बढ़ेगा तो IB क्या होगा? IB। ये सभी लोगों को दिख रहा है ना? यस सर। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो IC बढ़ेगा और IE बढ़ेगा, तो ये ड्रॉप बढ़ जाएगा, इसलिए ये IB, ठीक है, डिक्रीज कर जाएगा। तो हम बोलते हैं कि व्हेन वी आर इंसर्टिंग रेसिस्टेंस, एमीटर रेसिस्टेंस, तो ये नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है। क्लियर है? ये नेगेटिव फीडबैक रेसिस्टर है। ध्यान रखना हमेशा, एमीटर रेसिस्टेंस नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है, किसको? बेस करंट को। जैसे ही आप एंटर करोगे एमीटर रेसिस्टर, वो बेस करंट को क्या करने लगेगा? करंट। तो अगर बेस करंट कम हो गया तो कलेक्टर करंट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इनपुट करंट है बेसिकली, क्यों? क्योंकि कॉमन एमीटर है, कॉमन एमीटर का इनपुट है बेस, तो इनपुट कम हो जाएगा तो आउटपुट करंट भी कम हो जाएगी, कम, तो IC वापस से कम। तो देखो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाया तुमने, IC बढ़ा, IE बढ़ा, इस IE ने बढ़ा दिया इस ड्रॉप को, इसने बेस करंट को कम कर दिया, फाइनली IC कम हो गया। इवन इफ टेम्परेचर इंक्रीजिंग, IC बढ़ के वापस कम हो जाएगा, मतलब IC अपने आप को चेंज नहीं करेगा जिस अमाउंट में वो पहले चेंज हो रहा था। क्लियर है ये सभी लोगों को? कैंसिल आउट हो रहा है। हाँ, मतलब वो चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होगा,
टेम्परेचर के कारण कलेक्टर करंट चेंज तो होगा, बट फीडबैक वापस नेगेटिव फीडबैक मिल गया, इनपुट से ही करंट कम हो जाएगी। तो ये ट्रिगर कब होगा? बेस करंट मतलब इनपुट करंट कब रिड्यूस होगी? जब टेम्परेचर बढ़ेगा। क्लियर? ये सभी लोग क्लियर है? सर एक बार और बता दीजिए सर, टेम्परेचर वाला पे कितने लोगों को डाउट है? देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कलेक्टर करंट बढ़ेगा, ये सभी लोगों को क्लियर है ये पॉइंट? कलेक्टर करंट बढ़ता है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कलेक्टर करंट बढ़ा, कलेक्टर करंट बढ़ाएंगे, एमीटर करंट बढ़ेगा। ठीक है, जैसे ही एमीटर करंट बढ़ता है, एमीटर और बेस रेसिस्टेंस मतलब यहाँ पे जो IE ड्रॉप है, सीधी बात है कि अगर रेसिस्टेंस लगाया है और ये करंट बढ़े तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, IE टाइम्स RE, ये ड्रॉप बढ़ने लगा। क्योंकि ये ड्रॉप बढ़ रहा है तो बेस करंट, ये माइनस लिखा हुआ है, न्यूमरेटर है, जैसे जैसे ये बढ़ेगा ये टोटल न्यूमरेटर डिक्रीज होगा, IB की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। IB डिक्रीज करेगा क्योंकि कॉमन एमीटर का ये इनपुट करंट है, तो IB डिक्रीज होने से IC भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो बेसिकली कंपनसेशन हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से कलेक्टर करंट बढ़ता है ड्यू टू लीकेज करंट में इंक्रीमेंट। ठीक है, ये लीकेज करंट का इंक्रीमेंट होने के कारण है, बट एमीटर में रेसिस्टेंस इंसर्शन से नेगेटिव फीडबैक मिलेगा और इनपुट करंट ही डिक्रीज कर जाएगी, और जैसे ही इनपुट डिक्रीज होगा तो आउटपुट करंट भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस रेसिस्टेंस को हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक रेसिस्टर। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब यहाँ साथ ही साथ हम कैलकुलेट करते हैं जरा स्टेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, बाकी चीजें तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, स्टेबिलिटी फैक्टर बताता हूँ मैं, बाकी चीजें अगली वाली क्लास में बताऊंगा। यहाँ देखते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर S। तो S के लिए KVL हम IB निकालेंगे। ठीक है, तो IB की फाइनल वैल्यू निकालते हैं। देखो जरा, क्योंकि मैंने I के फॉर्म में लिखी हुई है, तो I की वैल्यू जो है IB के फॉर्म में हम लिख सकते हैं क्या? यस लिख सकते हैं ना? तो मैं इस इक्वेशन को S कैलकुलेट करने के लिए रीमॉडिफाई कर रहा हूँ। देखो VCC माइनस VBE इक्वल टू IB टाइम्स RB प्लस I कैन बी रिटन एज IB प्लस IC टाइम्स RE। ये हो जाएगा VCC माइनस VBE इक्वल टू IB टाइम्स क्या हो जाएगा? RB प्लस RE प्लस IC टाइम्स RE। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है फॉर्मूला? S इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा इंटू DIB ओवर DIC के रिस्पेक्ट में। तो विद रिस्पेक्ट टू IC डिफरेंशिएट कर दो, करो। ये पूरा कांस्टेंट VCC कांस्टेंट, VB कांस्टेंट, तो 0 इक्वल टू DIB अपॉन DIC इंटू RB प्लस RE प्लस DIC बाई DIC कैंसिल हो गया, RE। तो यहाँ से DIB डिवाइड बाई DIC की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस RE अपॉन RB प्लस RE। क्लियर है सभी को? देखो यहाँ पे जरा S की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा टाइम्स RE ओवर RB प्लस RE, यही होगा। माइनस माइनस का प्लस हो गया। सभी को क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन देखो, केस 1। ठीक, केस 1 एक केस ही मान लेते हैं, केस चलो केस 1 की फॉर्म में देखो, RE की वैल्यू बहुत ज्यादा है RB से, RE मच ग्रेटर देन है RB। तो ये बताओ हम लिख सकते हैं क्या RB प्लस RE ऑलमोस्ट इक्वल टू RE हो जाएगा? यस सर। ठीक है, तो उस समय RE अपॉन RB प्लस RE की वैल्यू कितनी होगी? क्लोज टू 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1। तो उस केस में S की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, यूनिटी। यस सर। ठीक है, तो S बहुत डिक्रीज कर गया, S इक्वल टू 1 कब? जब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, ओनली व्हेन RE अपॉन RB प्लस RE इज क्लोज टू यूनिटी। और ये कब होगा? जब एमीटर रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है बेस रेसिस्टेंस से। तो एमीटर में एक बहुत हैवी रेसिस्टेंस लगाना होगा बेस से, बेस के मतलब जो है बेस रेसिस्टर से ज्यादा बड़ा रेसिस्टेंस, या ऑल्टरनेटिवली मैं बोलूं कि बेस रेसिस्टेंस कम से
कम होना चाहिए। क्यों? तो दोनों में देखो क्या दिक्कत है। मतलब यूनिट ये इस सर्किट का जो आपका एमीटर सर्किट है, एमीटर फीडबैक बायस है, एमीटर बायस है, एमीटर बायस में स्टेबिलिटी इम्प्रूव्ड है। ठीक है, ये इसको ऐसे लिखना है यहाँ पे, हाईली स्टेबल। ठीक है, ये हाईली स्टेबल सर्किट है, पर कंडीशन क्या है? एमीटर रेसिस्टेंस हाई हो या बेस रेसिस्टेंस बहुत कम हो। तो एमीटर रेसिस्टेंस बढ़ाने का मतलब है कि एक ह्यूज रेसिस्टर, हैवी रेसिस्टर बनाना है। ठीक है, तो हैवी रेसिस्टर सर्किट को कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं सर्किट की। ठीक है, स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं। तो अगर आप एमीटर रेसिस्टेंस ज्यादा बड़ा रखोगे तो ये डिसएडवांटेज होगा कि सर्किट कॉम्प्लेक्स होने लगेगा, पहला। ठीक है, दूसरा, अगर आप बेस रेसिस्टर डाउन करोगे, बेस रेसिस्टेंस, तो जो बेस वाला रीजन है कलेक्टर बेस, ठीक है, उसका रिवर्स बायस जो है, ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स रेसिस्टेंस होता है कलेक्टर बेस में, या फिर हम रिवर्स बायस की बात करें जो आपका एमीटर बेस कलेक्टर ऐसा होता है ना, EBC। तो कलेक्टर और बेस, अगर आपने बेस रेसिस्टेंस कम कर दिया तो ये जो रिवर्स बायस है, ये रिवर्स बायस कम हो जाएगा। मतलब कलेक्टर बेस के बीच में जो रिवर्स बायस बनाया हुआ है वो अब एज कंपेयर टू प्रीवियस केस लेस रिवर्स बायस होगा। तो ये कहाँ फॉरवर्ड की ओर होने लगेगा, लेस रिवर्स मतलब टूवर्ड्स फॉरवर्ड। तो ये रीजन कहाँ मूव करने लगेगा बीजेटी फिर से? सैचुरेशन, मतलब क्यू पॉइंट शिफ्ट हो सकता है कि ये लेस एक्ट, अगर मतलब ये अगर ज्यादा क्या कहते हैं इसका रिवर्स बाय डिक्रीज हो गया, तो इस टाइप के टेक्निक में जहां आपने एमीटर बायस यूज किया है, वहां पे स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए RE को बड़ा करना होगा, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। और बेस रेसिस्टेंस को डाउन करने पे बेस रेसिस्टेंस डाउन होगा तो कलेक्टर बेस जंक्शन लेस रिवर्स बायस होने लगते हैं, और फिर से चांसेस हैं कि ट्रांजिस्टर का रीजन जो है वो शिफ्ट होने लगे। तो ये सर्किट मतलब ठीक ठाक होते हुए भी यूज नहीं करते। हाँ सर देखिए, इतना सारा लिमिटिंग मिला है, मतलब हमको डायरेक्ट 100 अप्रोक्सीमेटली 100 से 1 मिल रहा है। हाँ, तो हम बीच का भी तो वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, हम नहीं चाहते। हाँ, अगर आप चाहते हो कि आप क्या कहते हैं, वो ये ना कि दो आपके पास पैरामीटर हैं, अगर आपको क्या कहते हैं दोनों चीजें अचीव करनी है, पॉसिबल नहीं है, तो आप इंटरमीडिएट पाथ, ठीक है, बट वी हैव बेटर टेक्निक, इससे अच्छी टेक्निक है और लेस जो है डिसएडवांटेज के साथ, तो हम इसकी जगह वो यूज करते हैं। सर तो आप फिक्स बायस यूज नहीं होता है? नहीं, फिक्स बायस यूज नहीं होता, सिर्फ वोल्टेज डिवाइडर बायस यूज करते हैं। सेल्फ बायस या वोल्टेज डिवाइडर बायस सिर्फ उसी का यूज किया जाता है। उसमें सारे एडवांटेज हैं। मतलब ये जो डिसएडवांटेज है ना कि बेस रेजिस्टेंस आप लो करोगे तो बेस रेजिस्टेंस वहां पे हाई होगा, इवन इफ बेस रेजिस्टेंस इज हाई इन सेल्फ बायस, हमारे पास सेम नेगेटिव फीडबैक और ये सेम चीजें वहां पे मिल जाती हैं। तो टेक्निक में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकल की प्रैक्टिकल चीजों को थ्योरी पर मैं हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, मतलब थ्योरेटिकल का मतलब समझा नहीं, ऐसा होगा या नहीं होगा ये पूछ रही है क्या? नहीं सर ये सब एमीटर और फिक्स बायस अब प्रैक्टिकली नहीं हो रहे होंगे। हाँ, कहीं भी जो प्रैक्टिकल सर्किट है वहां पे ये यूज नहीं होते। देखो बेटा, बीजेटी की भी लिमिटेड एप्लीकेशन है। बीजेटी आज के केस में अगर आप एम्पलीफायर की बात करोगे, ठीक है, तो ज्यादातर जो है फैट यूज होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, ठीक है, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, ठीक है। तो पूरी टेक्नोलॉजी आजकल जो एसओसी आ रही है, मतलब जो सिलिकॉन ऑन चिप है, जो आपके क्या कहते हैं वो है मदरबोर्ड, मोबाइल का जो चिप है, वो पूरा का पूरा एसओसी मॉसफेट से ही बना होता है। अब और सुनो, मॉसफेट में भी अब सैचुरेशन आ गया है, ठीक है। मॉसफेट का मतलब कि ये टेक्नोलॉजी अब सैचुरेट होने वाली है। अब जो आने वाली टेक्नोलॉजी है उसकी अगर बात करोगे तो 2-3 टेक्नोलॉजी साथ साथ चलता है। एक फिनफेट, ठीक है, दूसरा CNT बेस्ड, CNT फैट कार्बन नैनो ट्यूब, जो कार्बन नैनो ट्यूब है, नैनो टेक्नोलॉजी, अब ये रिप्लेस करेगी पूरे के पूरे सिलिकॉन को। मतलब अब सिलिकॉन की जगह कार्बन यूज होगा, और कार्बन बेस्ड डिवाइस ही फ्यूचर है। वहां पे बहुत ज्यादा एडवांटेज है CNT में। तो थोड़े से अभी वहां पे कंट्रोलिंग जो है पॉसिबल नहीं, इसलिए CNT बेस्ड डिवाइसेस आने स्टार्ट नहीं हुए हैं, बट 8 नैनोमीटर तक टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है मॉसफेट की, ठीक है। तो मॉसफेट की टेक्नोलॉजी अब सैचुरेशन में है, मतलब 120 नैनोमीटर म्यूट करो एक
अंकित पाठक मोबाइल छोड़ के भाग गया ये। अंकित पाठक सुनाई दे रहा है? तो ये जो है इस टेक्नोलॉजी में, हाँ, बीजेटी की अगर फैक्ट की बात करें तो 120 नैनोमीटर पहले जो है गेट लेंथ होता था, अभी 120 नैनोमीटर से अभी जैसे तुम मोबाइल लेते होगे तो 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी तक के जो है एसओसी बन रहे हैं। अब इसके नीचे जाना पॉसिबल नहीं है, सैचुरेशन आ गया इस टेक्नोलॉजी का। तो फिनपैड, ठीक है, और क्या कहते हैं तुम्हारे ये सीएनटी बेस्ड डिवाइस आएंगे आगे टेक्नोलॉजी जो है। अब यहाँ पे मैंने जो छोड़ दिया है वो चीजें तुमको करनी है, क्या कल करके आना फिर मेरे को बताना। मैंने तुम लोगों को आईबी कैलकुलेट करके दिखा दिया, ठीक है, ये आईबी की वैल्यू इससे निकाल सकते हो। वो जो ये कंडीशन थी ऑपरेशन वाली, इसका एक आध न्यूमेरिकल आप बता देंगे बाद में। हाँ, देखो क्या कहते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो जाए ये यूनिट 2 क्लास में और कंप्लीट, ठीक है। इस कारण से न्यूमेरिकल के साथ अभी तो एक देखेंगे, ठीक है, एक केस जो है हम किसी भी एक का वोल्टेज डिवाइडर के केस में बहुत कंफ्यूजिंग सा है। अच्छा, वो रीजन ऑफ ऑपरेशन का, यस सर, ठीक है, मैं एक न्यूमेरिकल के साथ अगली वाली क्लास में बता दूंगा, पर ये सब एक्स्ट्रा टाइम में ही हो पाएंगे, तो अपने आप को प्रिपेयर करके आना कि 1.5 घंटे की क्लास कम से कम होगी तब होगा ये। ओके सर। ओके सर। बेस करंट कर दिया मैंने कैलकुलेट, तुम लोगों को कलेक्टर करंट करना है, ठीक है, और यहाँ से वीसीई कैलकुलेट करना है। सर एक और चीज, वो मिड टर्म जो अभी टाइम टेबल आया उसमें टीम वर्क टेस्ट लिखा, हाँ, इंटरनल होगा, वाइवा होगा उसमें। अच्छा याद दिलाया तुमने, सब लोग सुनो जरा ध्यान से। तुम लोगों को मैंने एक वर्चुअल लैब की लिंक भेजी थी, सभी लोगों को ध्यान है ना? यस सर। तो वर्चुअल लैब की लिंक में जाना और वहां से पहला पीएन जंक्शन, ठीक है, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस, दूसरा जीनर डायोड, ठीक है, तीसरा रेक्टिफायर, ठीक है, चौथा क्लिपर, पांचवा क्लैंपर, इन दोनों के एक सर्किट, ठीक है, छठवा बीजेटी एम्पलीफायर, इनके एक्सपेरिमेंट करने हैं तुमको। देखना में ये तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो पूरा पढ़ा हुआ है। बीजेटी एम्पलीफायर मतलब एक्टिव दोनों को फॉरवर्ड और दूसरे वाले को रिवर्स में जो है रखना है रीजन को। तो वहाँ पूरा तुम लोगों को जो है ऑपरेट करने के लिए मैनुअल है, कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। सिर्फ आपको माउस से क्लिक करना है, रीडिंग लेनी है। सभी लोगों को रीडिंग लेके अपने अपने आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने हैं। कम से कम 20-20 रीडिंग लोगे तो वो स्मूथ प्लॉट बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी डिफिकल्टी होगी मेरे को कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ लेना कि सर ये दिक्कत हो रही है, मैं देख के बता दूंगा। वो लिंक में जाना, वहाँ सारे ये एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, इतने एक्सपेरिमेंट, ठीक है, 6 एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे तुम्हारे पास। इन 6 एक्सपेरिमेंट का तुमको हैंड रिटन जो है बाकी चीजें क्या कहते हैं अदर देन प्लॉट, एक तो पहला हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा हो जाएगा एपरेटस रिक्वायर्ड, मटेरियल ठीक है, एपरेटस रिक्वायर्ड, ठीक है, ये कंपोनेंट एपरेटस कुछ भी बोलो उसको, रिक्वायर्ड। तीसरा हो जाएगा तुम्हारा प्रोसीजर, थ्योरी मत लिखो, थ्योरी में तुम लोग ज्यादा, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि ऊपर सब लिखो, प्रोसीजर लिखना पड़ेगा, प्रोसीजर लिखना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट कर रहा है मतलब आपने क्या क्या किया, थ्योरी चल जाएगी, थ्योरी नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पी एंड आईओ की थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, जेनर किसी की भी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं, पर प्रोसीजर लिखना है, प्रोसीजर आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है। फिर टेबल, ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेबल लिख लो इसको, ऑब्जर्वेशन टेबल। और प्लॉट में आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा, ठीक है, और एफ रिजल्ट ओवर दीज पॉइंट। ये वो जो प्लॉट बताओ, वो जो प्लॉट उस पे बनेगा वो, हाँ उसी, तो यहाँ पे बाकी चीजें तो हाथ से लिखनी है, ये सब हाथ से लिखना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन टेबल मतलब ये रीडिंग तुम्हारे वहीं के रिजल्ट के रहेंगे, बट ये हाथ से बनाना टेबल। प्लॉट को तुमको हाथ से नहीं बनाना है। प्लॉट क्या करोगे, जो तुमने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में जो भी बनाया है उसका प्रिंट आउट यहाँ लगाना, ठीक है। ओके सर। स्क्रीनशॉट, हाँ स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट का प्रिंट लगा दो। और ये चाहिए मुझे मेरे टर्म के पहले गूगल क्लासरूम में मैं क्रिएट कर दूंगा, ध्यान से आप इसको सर देखो। लेकिन एक ही दिन पहले करिएगा, एक दिन पहले, बस एक दिन पहले ही, ठीक है, मिड के एक दिन पहले। अगर मिड के एक दिन पहले नहीं करोगे तो टर्म वर्क में तुम लोगों को वैसे ही मार्क्स मिलेंगे। ध्यान रखना ये टर्म वर्क के लिए है, टर्म वर्क का काम है ये,
तो तुमको ये फाइल रेडी करनी है, तो ये सॉफ्ट Teamwork कॉपी होगी, test. तो सबको तुमको क्या करना है, स्कैन करके, लिखने के बाद स्कैन करके एक सिंगल पीडीएफ बनाना, पेज पेज मत भेजना, गूगल क्लासरूम में चेक नहीं करूंगा मैं, सिंगल पीडीएफ अपने नाम की बनाना, ठीक है, अपने नाम की पीडीएफ, और वो तुमको गूगल क्लासरूम में अपलोड करना है। सभी लोगों को क्लियर हो गया? डाउट है किसी को तो पूछ लो। लिंक मैंने दी हुई है, एक्सपेरिमेंट उसमें आसान है, ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना कि कैसे रीडिंग लेनी है। यस सर। चलो सर ठीक है, क्लिपर क्लैम्पर के सिंपल सर्किट भी चलेंगे ना? कोई भी एक एग्जांपल, किसी को भी कोई भी सर्किट बना सकता है, विथ बायस विदाउट बायस जो है, बस सिंपल वाला केस मत बनाना, रेक्टिफायर वाला, हाफ वेव रेक्टिफायर और हाँ फुल सर, वेव इसी रेक्टिफायर, में ठीक है। थोड़ा और रेक्टिफायर में तुम लोगों को करना है फुल वेव सेंटर टाइप, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टेप, ब्रिज मत करना, Yes, एक sir. ही करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक तुम है। उसमें बायस वोल्टेज के साथ कर लेना कोई भी केस, एक बैटरी लगा के क्लिपर क्लैम्पर का। ओके सर।